होंग लाई को हराने के बाद लेडी कगाया की पहली लड़ाई आखिरकार आ गई थी। लिन लुओ लेडी कगाया को एक विला एरिया में ले गया। उसने सोच समझकर अपने सामने वाले घर को देखा। 8 सिरों वाली सभा के हॉल मास्टर्स में से एक होने के नाते होंग लाई की मौत से यकीनन एक बड़ा हंगामा मचने वाला था। जब 8 सिरों वाली सभा कातिल को ढूंढने में व्यस्त होगी, तब वेन यूशी फिलहाल के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। पास खड़ी लेडी कगाया ने उत्सुकता से कहा, क्या वेन यूशी वही महिला है जिसे मास्टर पसंद करते हैं? मुझे याद है, उसे गर्लफ्रेंड कहना चाहिए, है ना? लिन लुओ का चेहरा लाल हो गया। अभी नहीं, पर शायद भविष्य में, लेडी कगाया ने और भी उत्सुकता से पूछा। मास्टर पूरी रात यहीं रहे? वेन यूशी जरूर मास्टर के लिए बहुत जरूरी होगी, है ना? लिन लुओ ने धीरे से सांस छोड़ी। तुम सही कह रही हो, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरा भाई भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस जिंदगी में मुझे और भी मजबूत बनने के लिए मेहनत करनी होगी, ताकि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मैं अपने पिछले जन्म के पछतावों को दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। चलो चलते हैं। लेडी कगाया, हम सेक्रेड फॉरेस्ट में लेवल अप करने जा रहे हैं। वहां ऐसी चीजें भी हैं जो मास्टर ऑफ विशेष की एनर्जी को वापस ला सकती हैं। वे दोनों मार्शल आर्ट्स स्क्वायर पहुंचे, जहां 2 इंस्पेक्टर सेक्रेड फॉरेस्ट इंस्टेंस के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उस इंस्टेंस का लेवल बहुत ज्यादा था, इसलिए जल्दबाजी में किसी को भी अंदर जाने से रोकने के लिए वहां खास तौर पर 2 इंस्पेक्टरों को तैनात किया गया था। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही लिन लुओ पास पहुंचा, उनमें से एक ने तुरंत गंभीर लहजे में चेतावनी दी, ये इंस्टेंस बहुत खतरनाक है। इसके लिए लेवल 30 या उससे ज्यादा चाहिए, और तुम बीच में छोड़ नहीं सकते। कोई बेवकूफी मत करना। लिन लुओ जानता था कि बात करने से उसे अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने अपना पहचान पत्र निकाला। लंबे वाले इंस्पेक्टर ने शक की नजर से उसे देखा और अजीब तरह से कहा, डार्क एम्परर कौन है? मैं उसे नहीं जानता, छोटे मोटे इंस्पेक्टर ने तुरंत हैरानी से कहा। क्या तुम वही डार्क एम्परर हो जिसने एक के बाद एक कई ग्लोबल नोटिस अपने नाम किए हैं? लिन लुओ ने अपना आईडी वापस रखते हुए कहा। हाँ, मैं ही हूँ। अब छोटे मोटे इंस्पेक्टर ने लिन लुओ के बगल में खड़ी लेडी कगाया पर एक नजर डाली, और अचानक उसके चेहरे पर एक जानने वाला भाव आया। उसने फुसफुसाया, भाई, मेरी सलाह सुनो। एक लड़की के सामने शेखी बघारने के लिए अपनी जान मत गवाओ। हर कोई इंस्टेंस में सिर्फ 3 बार जिंदा हो सकता है। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। लिन लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। मुझे सच में यकीन है, मैं शेखी नहीं बघार रहा। छोटे मोटे इंस्पेक्टर ने लिन लुओ को देखा, जो लेडी कगाया को इंस्टेंस के अंदर ले जा रहा था। उसके चेहरे पर अचानक तारीफ के भाव आ गए। ये नौजवान लड़का अपनी पतली बाहों और टांगों के साथ डॉट देखने में तो नहीं लगता, पर इतनी कम उम्र में वो इतना खूंखार है। अफसोस, पुराने जमाने से ही हीरो हुस्न के जाल में फंसते आए हैं। इंस्टेंस के अंदर पहुंचते ही लेडी कगाया पूरे सफर में अविश्वसनीय रूप से खूंखार थी। डार्क एम्परर को एक भी चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया, जबकि वो सामने बहुत मासूम और भोली दिख रही थी। लिन लुओ के सामने वो ऐसी थी जैसे एक छोटी बच्ची हो जिसे दुनियादारी की कोई समझ न हो, पर उसकी लड़ाई की क्रूरता किसी भी तरह से डार्क एम्परर से कम नहीं थी। और डार्क एम्परर की हिंसक कला के विपरीत लेडी कगाया की तलवारबाजी हल्की और सुंदर थी। हर वार सटीक था, बिना किसी फालतू हरकत के,
जैसे कोई मनमोहक डांसर शान से झूम रही हो। लिन लुओ इस नज़ारे का पूरा मजा लेते हुए देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उस छोटे मोटे इंस्पेक्टर की बातें याद आ गईं, जो कह रहा था कि वो एक लड़की के सामने शेखी बघार रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि लड़की उसे लीड कर रही है। कुछ ही देर में लेडी कगाया ने उस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला था। साफ था कि वो और लड़ना चाहती थी। उसने अपने मास्टर से मिन्नतें की कि वो उसे जल्दी से अगले इलाके में ले चले। लिन लो धीरे धीरे आराम कुर्सी से उठा। उसे याद आया कि इस सीक्रेट रेन की मुख्य कहानी सैकड़ों बदसूरत मॉन्स्टर्स का एल्फ कबीले पर हमला करना था। प्लेयर का काम था एल्व्स की मदद करना, मैदानों के बीच उनके कैंप की रक्षा करने में। वहां एक इलाका था जो बड़े बड़े पत्थरों से भरा था। इस स्टोनहेंज की रक्षा एल्व्स करते थे, जहां उन्होंने साधारण दीवारें और लकड़ी की झोपड़ियां बनाई थीं। पत्थर के जंगल की गहराई में एक पवित्र पेड़ है और उस पेड़ पर भगवान के दिए क्रिस्टल के टुकड़े उगते हैं जिनकी हमें जरूरत है। उनमें सब्स्टिट्यूट की एनर्जी को वापस लाने की ताकत है। लेडी कगाया ने उलझन में पूछा, तो अगर हम एल्व्स को कैंप बचाने में मदद करेंगे तो क्या वे हमें यह शुक्रिया के तोहफे के तौर पर देंगे? लिन लो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। आम तौर पर तो ऐसा ही होता है। बदसूरत मॉन्स्टर्स को खदेड़ने के बाद एल्फ कबीला प्लेयर को आभार के तौर पर भगवान के दिए क्रिस्टल के कुछ टुकड़े देता है। हालांकि पिछले जन्म में प्लेयर्स ने एक और रणनीति खोज ली थी। अगर वे बदसूरत मॉन्स्टर्स को एल्फ के डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ने दें और फिर उन्हें मारें तो उन्हें ज्यादा क्रिस्टल के टुकड़े मिल सकते हैं। आखिर इनाम का एक छोटा सा हिस्सा पाने से ज्यादा संतोषजनक तो संसाधनों पर एकाधिकार करना है। 3 घंटे बाद घेराबंदी की लड़ाई अपने अंत पर पहुंच गई थी। एल्व्स का कैंप आखिरकार टूट गया और बचे हुए एल्व्स नाराजगी के साथ चले गए। यह देखकर लुलु समझ गया कि सही समय आ गया है और उसने तुरंत लेडी कगाया को अंदर हमला करने का इशारा किया। तब तक बड़ी संख्या में बदसूरत मॉन्स्टर्स पत्थर के अंदर गहराई में घुस चुके थे और वे धीरे धीरे एक दूसरे पर ढेर होकर लेवल 35 के बॉस अगली मॉन्स्टर लीडर में बदल गए। जब उसने पवित्र पत्थर के पेड़ पर क्रिस्टल जैसे साफ क्रिस्टल के टुकड़े देखे तो उसके होंठ उसकी उत्तेजना को छिपा नहीं सके। आंसू। अचानक तलवार की एक चमक गुजरी जिसने सीधे उस हाथ को काट दिया जिससे वो टुकड़ों को उठाने वाला था। लिन लुओ, उसकी समन लेडी कगाया और डार्क एम्परर उसके सामने प्रकट हुए। लिन लुओ ने पवित्र पत्थर के पेड़ को देखा। उसने संतुष्टि से देखा, क्रिस्टल के टुकड़ों की संख्या उसकी याद से भी ज्यादा थी। इस बार तो सच में उसकी किस्मत खुल गई थी। अगली मॉन्स्टर लीडर तुरंत गुस्से में दहाड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा इंसान उसका खाना छीनने की हिम्मत करेगा। लिन लुओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने यूं ही भगवान का दिया एक क्रिस्टल का टुकड़ा उठाया। एक रहस्यमयी शक्ति तुरंत उसकी बाह के जरिए उसके शरीर में बहने लगी। लंबे समय से उसके शरीर में सोया हुआ मास्टर ऑफ विशेष आखिर फिर से जाग गया। मास्टर ऑफ विशेष ने नशे में धुत होकर कहा, कितनी जबरदस्त एनर्जी है। शुक्रिया मेरे मालिक। यह देखकर लिन लुओ ने तुरंत एक इच्छा मांगी कि डार्क एम्परर के अगले सारे हमले क्रिटिकल हिट्स हों और यह तब तक जारी रहे जब तक कि अगली मॉन्स्टर लीडर मर न जाए। मास्टर ऑफ विशेष गंभीर हो गया और बुक ऑफ विशेष तेजी से पलटने लगी। जैसा आप चाहें मेरे मालिक, मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। डार्क एम्परर को तुरंत अपने अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ।
लेकिन अगली मॉन्स्टर लीडर ने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया और सीधे उसकी ओर एक घूंसा जड़ दिया। यह देखकर लिन लुओ चिल्लाया, लेडी कगाया, रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म में बदलो। डार्क एम्परर के लिए सभी हमलों को रोको, उसे हमले पर ध्यान केंद्रित करने दो। लेडी कगाया की लंबी तलवार तेजी से एक छाते में बदल गई, जिसे उसने फिर डार्क एम्परर के सामने घुमाया। विशाल घूंसा छाते की सतह पर जोर से टकराया, जिससे एक कान फाड़ देने वाली आवाज पैदा हुई। बदकिस्मती से इस हमले से लेडी कगाया को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरे छोटे अगली मॉन्स्टर्स ने भी मौका देखकर दोनों समन पर हमला कर दिया। दोनों ने इन छोटे मॉन्स्टर्स को नजरअंदाज कर दिया। वे तेजी से हमले से बचे और फिर फुर्ती से अगली मॉन्स्टर लीडर की ओर झपटे। जल्द ही एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आपके समन लेडी कगाया ने 200 पॉइंट्स का असली डैमेज दिया। अगली मॉन्स्टर लीडर को आपके समन डार्क एम्परर ने 370 पॉइंट्स का क्रिटिकल डैमेज दिया। सीज बाय फोर्स सफलतापूर्वक एक्टिवेट हुआ। 27,900 लाइफ पॉइंट्स सफलतापूर्वक छीन लिए। अगली मॉन्स्टर लीडर को दोनों समन खिलौने की तरह खेला रहे थे और डार्क एम्परर ने स्थायी रूप से उसके लाइफ पॉइंट्स छीन लिए। गुस्से में आकर उसने अपना उल्का हथौड़ा जोर से घुमाया। उसने अस्थायी रूप से दोनों समन को पीछे धकेल दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने मुंह में एक शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठा की। वह अपना सबसे मजबूत मूव डिस्ट्रक्शन डेथ रे छोड़ने के लिए तैयार था। यह देखकर लिन लुओ हैरान रह गया। उसने तुरंत लेडी कगाया को फुल डिफेंस मोड में जाने का आदेश दिया। एक विशाल ऊर्जा का गोला डॉट जोर से लेडी कगाया के छाते से टकराया, जिससे वे दोनों लगातार पीछे की ओर उड़ गए। धूल छंटने के बाद डॉट लेडी कगाया का काला छाता हैरानी की बात है कि टूटा नहीं था। दोनों समन धीरे धीरे छाते के पीछे से उठे। रेनी नाइट अम्ब्रेला मोड में लेडी कगाया का डिफेंस तुरंत 430 पॉइंट्स तक बढ़ गया था और जब तक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती डॉट उसके लाइफ पॉइंट्स बिल्कुल भी कम नहीं होते। फिर भी उस पल लिन लुओ के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि भले ही लेडी कगाया को उस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और यहां तक कि उसके साथ बचाव कर रहा डार्क एम्परर भी एनर्जी से खाली लग रहा था। लिन लुओ ने एक पल के लिए सोचा। उसने तुरंत पवित्र पत्थर के पेड़ से कुछ क्रिस्टल के टुकड़े तोड़े। डार्क एम्परर को तुरंत लगातार एनर्जी की भरपाई महसूस हुई। अपना अल्टीमेट मूव चलाने के बाद अगली मॉन्स्टर लीडर कमजोर हो गया था। यह पलटवार करने के लिए एकदम सही मौका था। अनगिनत घूसों की परछाइयां सीधे अगली मॉन्स्टर डॉट लीडर के बड़े सिर पर बरस पड़ी। सीज बाय फोर्स सफलतापूर्वक एक्टिवेट हुआ। स्किल डिस्ट्रक्शन डॉट डेथ रे को सफलतापूर्वक छीन लिया गया। 36 पॉइंट्स एजिलिटी सफलतापूर्वक छीन ली गई। अगली मॉन्स्टर लीडर ने आखिरकार हताशा में एक दहाड़ लगाई और डार्क एम्परर के हाथों उसके चिथड़े चिथड़े हो गए। प्लेयर को अगली मॉन्स्टर लीडर को मारने के लिए बधाई। 9.5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। 13 लेवल ऊंचे मॉन्स्टर को मारने पर 1400% एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट्स ने सीधे लिन लुओ के तीसरे प्रोफेशन स्किल ऑल स्वॉर्ड्स रिटर्निंग टू द सोर्स को एक्टिवेट कर दिया। तलवार की अनगिनत ऊर्जाएं एक छोटे तूफान की तरह उसके चारों ओर घूमने लगीं। तभी अगली मॉन्स्टर लीडर डॉट जिसके अभी अभी चिथड़े चिथड़े हुए थे, उसके टुकड़े छटपटाने लगे। अगले ही पल उन सबने लिन लुओ पर हमला कर दिया। लिन लुओ के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। नई स्किल को आजमाने का बेहतरीन मौका।
अचानक दर्जनों उड़ने वाली तलवारें लिन लुओ के पीछे प्रकट हुईं और पल भर में सभी अगली मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। उसने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स जो उसे लेवल अप से मिले थे एजिलिटी में लगा दिए, जिससे उसकी एजिलिटी 204 पॉइंट्स तक बढ़ गई और उसकी अटैक स्पीड काफी तेज हो गई। लिन लो ऑल स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन से बहुत संतुष्ट था। इसकी अटैक पावर अब एक सामान्य समन के बराबर थी। खुद मॉन्स्टर्स से लड़ना वाकई में मजेदार था, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के हमले ने उसका सारा माना खत्म कर दिया। लिन लो को याद आया कि मेजेस के पास माना रिकवरी को तेज करने के लिए स्किल्स होती हैं, और अपने पहले जॉब चेंज पर मॉन्स्टर्स से माना सोख लेते हैं। उसने पक्का इरादा कर लिया कि जब भी उसके पास समय होगा तो वह ऐसा स्किल जरूर हासिल करेगा। वह नहीं चाहता था कि इतना शक्तिशाली स्किल सिर्फ एक लाइफ सेवर बनकर रह जाए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मुश्किल पलों में हो। फिर लिन लो की नजर पास के पवित्र पत्थर के पेड़ पर पड़ी, जो पत्तों जैसे दिखने वाले गॉड गिवन क्रिस्टल शार्ड्स से लदा हुआ था। उसने सोचा कि इससे उसे कितना फायदा होगा। लिन लो ने एक छोटा ब्लेड घुमाया, जिससे हवा की तलवार की ऊर्जा का एक झोंका निकला और उसने तुरंत पत्थर के पेड़ से सारे क्रिस्टल शार्ड्स काट गिराए। गिनने के बाद उसने पाया कि उसने 100 से ज्यादा टुकड़े जमा कर लिए थे, जो 5 SSS ग्रेड सुपर एनर्जी क्रिस्टल के बराबर थे। कुछ और दिनों की ग्राइंडिंग के साथ उसे विश्वास था कि उसके सब्स्टिट्यूट्स के पास लंबे समय तक एनर्जी की कमी नहीं होगी। यह अपने से ऊंचे लेवल क्लियर करने का एक फायदा भी था। दूसरों के लिए शायद इतने सारे गॉड गिवन क्रिस्टल शार्ड्स नहीं होते। इसके बाद व्हील ऑफ डेस्टिनी पर लगातार 10 रोमांचक स्पिन की बारी थी। उसने आखिरकार इस्तेमाल करने के लिए 20 लॉटरी टिकट बचा लिए थे। एक ही बार में मास्टर ऑफ विशेष धीरे धीरे लिन लो के बगल में प्रकट हुआ और शालीनता से उसे झुका। लिन लो ने मास्टर ऑफ विशेष को गले लगाते हुए मजाक में डांटा, मास्टर ऑफ विशेष, इस बार तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर तुमने पिछली बार की तरह 2 लाइफ एक्सटेंडिंग पिल्स निकाल दी तो तुम्हें जिंदा करने में मैंने जो भारी मात्रा में एनर्जी खर्च की है वो बेकार चली जाएगी। मास्टर ऑफ विशेष ने कुछ अजीब तरह से जवाब दिया, बुद्धिमान मास्टर, मेरा सुझाव है कि आप अपनी इच्छा में एक सीमित करने वाली शर्त जोड़ दें। यह देखकर लिन लो ने मजाक करना बंद कर दिया और अपना हाथ हिलाकर व्हील ऑफ डेस्टिनी को बुलाया। मेरे अगले 10 लगातार स्पिन में एस ग्रेड या उससे ऊपर का आइटम निकलना ही चाहिए, और एस ग्रेड या उससे ऊपर के आइटम में लाइफ एक्सटेंडिंग पिल्स शामिल नहीं होंगी। जैसे ही व्हील ऑफ डेस्टिनी के 20 पॉइंटर्स धीरे धीरे रुके, अलग अलग रंगों की 20 रोशनी की किरणें फूट पड़ी। लिन लो ने अपनी तेज आंखों से एक सुनहरी किरण पकड़ ली। उत्साहित होकर लिन लो चिल्लाया, यह एक सुनहरा लेजेंडरी एसएस ग्रेड कूलडाउन क्रिस्टल है जो टैलेंट्स के कूलडाउन को स्थायी रूप से आधा कर सकता है। उसने उत्सुकता से क्रिस्टल को कुचल दिया, जिससे वह हर दिन 2 एस ग्रेड या उससे ज्यादा के टैलेंट्स को लूट सकता था। फिर लिन लो ने अपना ध्यान एक ए ग्रेड क्रिस्टल की ओर लगाया, जो उसने अभी अभी निकाला था। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए जम गई। यह एक मैजिक पावर क्रिस्टल है जो इंटेलिजेंस बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को 10 पॉइंट्स तक बढ़ा सकता है। मास्टर ऑफ विशेष ने लिन लो के कान में फुसफुसाया, आदरणीय मास्टर, मेरा सुझाव है कि आप यह इंटेलिजेंस क्रिस्टल उसे दें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लिन लो ने अपने 3 सब्स्टिट्यूट्स को देखा। उनके इंटेलिजेंस स्टैट्स बाएं से दाएं 180, 30 और 1 थे। ऐसा लग रहा था कि जिसे इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके लिए उसे चुनने की जरूरत नहीं थी।
हालांकि उसने इंटेलिजेंस क्रिस्टल को डार्क एम्परर के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, फिर भी वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि सब्स्टिट्यूट्स के लिए इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट की क्या भूमिका होती है। डार्क एम्परर की इंटेलिजेंस एक है, इसलिए उसमें अपने आप लड़ने की क्षमता नहीं है। यह तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मास्टर ऑफ विशेष की इंटेलिजेंस 180 जितनी ज्यादा है, सैद्धांतिक रूप से एक औसत व्यक्ति की इंटेलिजेंस से 18 गुना ज्यादा। हालांकि वह तेजी से प्रतिक्रिया देता है और कई अच्छे सुझाव देता है, लेकिन यह कुछ ज्यादा असाधारण नहीं लगता। और लेडी कागाया की इंटेलिजेंस 30 है, माना जाता है कि एक औसत व्यक्ति से 3 गुना ज्यादा। लेकिन आज्ञाकारी और समझदार होने के अलावा वह एक सीधी सादी छोटी बहन जैसी लगती है, मुझसे ज्यादा होशियार तो बिल्कुल नहीं लगती। मास्टर ऑफ विशेष ने लिन लुओ की उलझन को भांप लिया और जल्दी से समझाया, आदरणीय मास्टर, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमानी या चतुराई नहीं है। यह समस्या सुलझाने की गति में दिखाई देती है। इंटेलिजेंस वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ज्ञान सीखने की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी और अनुभव प्राप्त करने की क्षमता भी, जो लड़ाई और कम्युनिकेशन जैसे कई पहलुओं में प्रकट होती है। लिन लुओ का दिमाग तेज हो गया। तो ऐसा लगता है कि डार्क एम्परर, जो पूरी तरह से पाशविक बल पर निर्भर रहता है, उसे इन 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। मॉन्स्टर्स के बढ़ते लेवल के साथ वह अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना वह कमजोर दुश्मनों को धमकाते समय था। यह सोचकर लिन लुओ ने सीधे इंटेलिजेंस क्रिस्टल को लकड़ी जैसे डार्क एम्परर की ओर फेंक दिया और फिर उससे क्रिस्टल को कुचलवा दिया। जैसे ही डार्क एम्परर ने इंटेलिजेंस क्रिस्टल की एनर्जी को सोखा, उसकी मूल रूप से सुस्त आंखें तुरंत जीवंत हो गईं। फिर उसने एक गहरी और राजसी आवाज में कहा, मास्टर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। डार्क एम्परर आपके रास्ते की सभी बाधाओं को साफ कर देगा। यह सुनकर लिन लुओ ने राहत से कहा, तुम आखिरकार बड़े हो गए। अब से मुझे तुम्हारी लड़ाई को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर लुओ ने कई लिमिट क्रिस्टल मास्टर ऑफ विशेष की ओर फेंके, जिससे उसकी एनर्जी लिमिट 300 पॉइंट्स से बढ़कर 355 पॉइंट्स हो गई, जिससे इच्छाएं पूरी करने की ऊपरी सीमा बढ़ गई। सब कुछ संभालने के बाद उसने मास्टर ऑफ विशेष से अपने टैलेंट से लूटपाट के लिए अगला टारगेट ढूंढने में मदद करने को कहा। कूलडाउन का समय आधा हो गया था, इसलिए वह शाम को फिर से प्लंडर टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता था। इस बीच पहले हाई स्कूल की टीचिंग बिल्डिंग में यांग यांग नाम के एक हाई स्कूल के छात्र को उसके क्लासमेट्स तंग कर रहे थे। हर दिन वह इन लोगों से अपमान और मार खाता था, खासकर उनके लीडर झाओ यू से। पहले यांग यांग हमेशा यह सब सहता था, लेकिन अब उसने रैथफुल सिन का ए ग्रेड टैलेंट जगा लिया था। उसकी सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी थी। अब तक उसने जितने भी अपमान सहे थे, आज वो उन सबका बदला लेने की योजना बना रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी मुट्ठी एक गहरे हरे रंग के टेंटेकल से कसकर जकड़ गई। झाओ यू की पीठ पर अचानक कई टेंटेकल्स उग आए थे। झाओ यू ने ठंडे भाव से कहा, क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ तुमने ही अपनी टैलेंट लेवल छुपाई है? अगर मुझे तुम्हारे योद्धा इतने बदसूरत न लगते तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। यांग यांग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ यू ने ऐसा ग्रेट टैलेंट जगा लिया होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि ऐसे गुंडे के पास इतनी शक्ति हो? क्या यह सच है कि अच्छाई एक कदम बढ़ती है तो बुराई 10 कदम? उसके हाथ पैर टेंटेकल्स से कसकर जकड़ गए थे, जिससे वह किसी भी तरह का विरोध करने में असमर्थ हो गया। इस दौरान हुई सारी घटनाएं सीधे लिन लुओ के दिमाग में भेजी जा रही थीं।
मास्टर ऑफ विशेष द्वारा बुक ऑफ विशेष की शक्ति का उपयोग करके। और झाओ यू ही था लिन लो का चौथा शिकार। उसी पल झाओ यू ने बेबस पड़े यांग यांग को थपथपाया। छोटे यांग, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? अपने योद्धा को मुझसे टकराने के लिए क्यों नहीं बुलाते? झाओ यू के आसपास के चमचे फिर से घमंडी हो गए और यांग यांग का मजाक उड़ाने लगे। यांग यांग ने पाया कि वह चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, वह झाओ यू की पकड़ से छूट नहीं पा रहा था, जिससे उसका दिल निराशा से भर गया। तभी दरवाजे से एक मधुर महिला की आवाज आई। तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल कपड़ों में एक खूबसूरत महिला टीचर चलकर आईं। तुम दूसरे छात्रों को धमका नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक मजबूत टैलेंट है। निराशा में डूबे यांग यांग को वह महिला टीचर एक देवदूत की तरह लगी जो उसके सामने प्रकट हुई थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण भर गई। हालांकि झाओ यू का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें झपकीं। अपना एस ग्रेड योद्धा ग्रीन डीमन उजागर करने के बाद उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। झाओ यू ने तुरंत अपने टेंटेकल्स को कंट्रोल किया और महिला टीचर को कसकर जकड़ लिया और धीरे से उसके गाल को सहलाने लगा। चेन शियाओ युन हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और स्कूल में एक नई टीचर थी जो युवा और आकर्षक थी। वह हमेशा से इन हाई स्कूल के छात्रों के लिए प्रशंसा का पात्र रही थी। झाओ यू निश्चित रूप से यह मौका नहीं छोड़ने वाला था। वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे अपने टेंटेकल्स चेन शियाओयुन के पैरों पर रगड़ने लगा। इस हरकत से चेन शियाओयुन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी आंखें डर से भर गईं जब उसने झाओ यू को देखा। झाओ यू ने वासना भरी नजरों से उसे देखते हुए पीछे से यांग यांग की गालियों को नजरअंदाज कर दिया और चेन शियाओ युन की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक तलवार की कई ठंडी रोशनी चमकी और ग्रीन डीमन के टेंटेकल्स सफाई से कट गए। झाओ यू के पीछे एक शानदार आकृति दिखाई दी जिसने तुरंत उसके 2 चमचों को ढेर कर दिया। झाओ यू तनाव में आ गया और गुस्से से चिल्लाया, बाहर निकलो, चाले चलना बंद करो। लिन लुओ मेड के कपड़ों में लेडी कागाया के साथ मुस्कुराते हुए परछाई से बाहर निकला और शांति से पूछा, तुम ही झाओ यू हो, है ना? झाओ यू ने नाखुश होकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे याद नहीं कि हमारे स्कूल में कोई एस ग्रेड से ऊपर का अवेकन है। लिन लुओ ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे मास्टर ऑफ विशेष को बुला लिया, यह इच्छा करते हुए कि लिन लुओ 30 सेकंड के लिए अजेय हो जाएं। बाई होंग लाई के साथ लड़ाई ने लिन लुओ को एक बात का एहसास करा दिया था, एस ग्रेड से ऊपर के किसी भी अवेकन को कभी कम मत समझो। झाओ यू को नजरअंदाज किए जाने पर गुस्सा आ गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आखिर तुम हो कौन? लिन लुओ ने गुस्से में भरे झाओ यू पर एक नजर डाली और बेपरवाही से कहा, मैं कौन हूं इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे पास अपने आखिरी शब्द सोचने के लिए 3 सेकंड हैं। झाओ यू लिन लुओ के रौबदार अंदाज से डर गया और उसके दिल में अचानक एक अनजाना गुस्सा उठने लगा। मैं तुम्हें दफा होने के लिए 3 सेकंड देता हूं। यह मत सोचो कि तुमने एक योद्धा जगा लिया है तो तुम कोई खास चीज हो गए। लिन लुओ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तो ये हैं तुम्हारे आखिरी शब्द? हाँ। जाओ डार्क एम्परर। झाओ यू चौंक गया और जोर से सवाल किया, आखिर तुम्हारे पास कितने योद्धा हैं? डार्क एम्परर ने, जाहिर है। कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे मुक्कों की बौछार से ढक दिया और बेरहमी से हरे टेंटेकल्स पर वार करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी मुट्ठियां टेंटेकल्स से चिपक गईं और भी टेंटेकल्स ने तेजी से उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। झाओ यू का चेहरा खुशी से खिल उठा।
इतने सारे योद्धाओं का क्या फायदा? ये सब बस बेकार के योद्धा हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने तलवार की कई रोशनी चमकी और ग्रीन डीमन के टेंटेकल्स एक बार फिर सफाई से कट गए। लेडी कागाया का चेहरा ठंडक से भरा था। उसने ग्रीन डीमन को टुकड़ों में काट दिया, जो स्क्विड के टेंटेकल्स की तरह जमीन पर गिर रहे थे। यह देखकर झाओ यू आखिरकार घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बहुत घमंड वाला योद्धा अजेय नहीं था। उसने अपना पिछला घमंड खो दिया। यांग यांग की ओर इशारा करते हुए झाओ यू ने गिड़गिड़ाकर कहा, पहले यांग यांग ने मेरे भाई को धमकाया था। मैं तो बस अपने भाई की रक्षा करना चाहता था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यांग यांग ने जल्दी और जोर से झाओ यू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लिन लुओ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और बेपरवाही से कहा, अपनी दयनीय फितरत के साथ संघर्ष करना बंद करो। एक बार जब तुम्हारे पास शक्ति आ जाती है तो तुम केवल बुरे काम करते हो। देरसवेर तुम इंस्पेक्टर के हाथों पकड़े ही जाओगे। बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों मरो, ताकि तुम्हारी कोई कीमत तो हो। झाओ यू ने लिन लुओ को टस से मस न होते देख मदद के लिए चेन शियाओयुन की ओर मुड़ा। टीचर चेन, मुझे बचाइए। मैंने एक एस ग्रेड टैलेंट जगाया है। मैं राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट हूं। मुझे एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। पलक झपकते ही लेडी कगाया झुओ यू के पीछे प्रकट हुई और उसकी गर्दन पर अचानक खून की एक लकीर उभर आई। झुओ यू जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। लिन लो उसके शरीर के पास से गुजरते हुए ठंडे स्वर में बोला, वह तुम्हारी टीचर हैं। फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत की। अगर तुम आज अपनी ही टीचर के साथ ऐसा कर सकते हो तो कल तुम किसी की जान भी ले सकते हो। कल तुम सच में मरने के ही लायक हो। फिर लिन लुओ ने अपनी टैलेंट छीनने की क्षमता को सक्रिय किया और झाओ यू का टैलेंट छीन लिया। झाओ यू का टैलेंट लेने के बाद जैसे ही लिन लुओ उस टैलेंट की डिटेल्स देखने वाला था, एक आभारी यांग यांग ने आकर उसे टोक दिया। उसका धन्यवाद करने के लिए आई यांग यांग ने कुछ शर्माते हुए उसका नाम पूछा। लिन लुओ ने जाहिर है अपना असली नाम नहीं बताया। उसने अपना नाम डार्क एम्परर बताया। फिर वह शान से लेडी कगाया के साथ मुड़ा और वहां से चला गया। इस समय लिन लुओ इस बात से अनजान था कि उसने एक उत्साही प्रशंसक बना लिया है। यांग यांग को अलविदा कहने के बाद लिन लुओ एक रेस्टोरेंट में गया, नए हासिल किए गए टैलेंट परफेक्ट फ्यूजन को जांचने के लिए। यह किन्हीं भी दो अस्तित्वों के सार को मिला सकता है और उन्हें पूरी तरह से एक साथ फ्यूज कर देता है। यह उनकी अपनी अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए 5 मिनट तक चलता है और इसका कूलडाउन 1 दिन का है। यह टैलेंट काफी सीधा सादा था, लेकिन इसके खास प्रभावों को असल अभ्यास के जरिए ही परखा जा सकता था। फिर लिन लुओ ने हल्की आवाज में कहा, बाहर आओ ग्रीन डीमन। अचानक उसकी पीठ से 10 चिकने हरे टेंटेकल्स बाहर निकल आए। वे सचमुच हवा में नाच रहे थे, जो किसी विशाल ऑक्टोपस जैसा लग रहा था जिसके टेंटेकल्स फैले हुए हों। यह एहसास कुछ नया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास 1 दर्जन हाथ हों जिन्हें वह मर्जी से बढ़ा सकता था, और यहाँ तक कि छूने का एहसास भी हो रहा था। उसने इस रूप के सब्स्टिट्यूट की उम्मीद नहीं की थी और उसने जल्दी से ग्रीन डीमन का एट्रीब्यूट पैनल खोला। ग्रीन डीमन के पास इलास्टिक स्किन नाम का एक स्किल था जो भोथरे हथियारों से होने वाले डैमेज में 50% की कमी करता था। स्पेल और इसी तरह के हमलों से भी, लेकिन नुकीले हथियारों से होने वाले डैमेज को 20% बढ़ा देता था। लिन लो तुरंत समझ गया कि क्यों। डार्क एम्परर के हमले बेअसर थे
और शायद ऐसा इसी स्किल के प्रभाव के कारण था। हालांकि लेडी कगाया ने उसे बस कुछ ही वार में संभाल लिया था। हालांकि ग्रीन डीमन की अटैक पावर ज्यादा नहीं है, पर वह एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा हमले कर सकता है और इसके पास स्पेल के खिलाफ डिफेंसिव बोनस भी हैं, जो इसे एक ठीक ठाक सब्स्टिट्यूट बनाता है। मामला संतोषजनक ढंग से सुलझने के बाद लिन लुओ ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। उसने अपने सभी सब्स्टिट्यूट को बुलाया और सबको फ्राइड चिकन की पार्टी देने का प्लान बनाया। वह जिस रेस्टोरेंट में था, वह इत्तफाक से फ्राइड चिकन बर्गर में माहिर एक मशहूर चेन थी। ऑर्डर देने के बाद उसने संतोष के साथ अपना फोन नीचे रख दिया। चूंकि स्पेशियल क्रिस्टल में अभी भी जगह थी, उसने एहतियात के तौर पर ज्यादा ऑर्डर किया। एक युवा महिला वेट्रेस उलझन भरे भाव से उसके पास आई। हेलो सर, क्या आपने 300 चिकन रोल, 300 स्पाइसी बर्गर, 200 टेंडर बीफ क्विंटेट्स, 100 कॉडफिश बर्गर और 400 कोला का ऑर्डर दिया है? लिन लुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया है। मुझे पता है कि तुम्हारी दुकान में शायद इतना स्टॉक न हो, तो जितना भी है बस ले आओ। लिन लुओ को याद था कि 6 महीने में पूरी दुनिया में खाने की किल्लत हो जाएगी। चूंकि स्पेशियल क्रिस्टल भोजन को डॉट जिस हालत में उसे रखा गया था, उसी हालत में संरक्षित रखता है, इसलिए सामान जमा करना बेहतर था। अचानक लेडी कगाया ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, मास्टर, देखिए, बाहर कोहरा और भी घना होता जा रहा है। लिन लुओ को वह सफेद धुंध जानी पहचानी लगी। उसने जल्दी से अपने फोन पर सरकारी घोषणाएं देखीं, फिर चौंककर बोला, यह तो माउस लेवल डिजास्टर और इंटरडायमेंशनल बग कैटास्ट्रॉफी है। लेकिन यह इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? मेरे पिछले जीवन में पहला माउस लेवल डिजास्टर तो 7 दिनों बाद होना चाहिए था। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा अचानक जोर से खुला और एक बच्चे को गोद में लिए फूट फूट कर रोती हुई एक जवान औरत अंदर भागी। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। अचानक उसके पीछे से एक टेंटेकल निकला और उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे एक ट्रक जितनी बड़ी मकड़ी का मॉन्स्टर सामने आया। मकड़ी के सिर पर 2 गहरी लाल संयुक्त आंखें थीं और उसके नीचे उसका खूंखार मुंह था, जिससे लगातार लार टपक रही थी। गिरी हुई महिला बेहद डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसने चाहे कितनी भी छटपटाहट की, वह मकड़ी की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अचानक लिन लुओ दौड़कर आगे आया और उसे अपने पीछे कर लिया। अपने सामने उस लंबे नौजवान को देखकर औरत को सुरक्षा का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे हैरानी हुई जब वह नौजवान सीधा मकड़ी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गया। लिन लुओ ने आवाज दी, मास्टर ऑफ विशेष, मेरी इच्छा है कि मेरे आसपास 10 मीटर का कोहरा तुरंत गायब हो जाए। एक सफेद रोशनी ने कोहरे को बिखेर दिया। लिन लुओ ने एक छोटी ब्लेड घुमाई और एक तेज स्वॉर्ड एनर्जी से मकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। खिलाड़ी को लेवल 7 की लंबी टांगों वाली मकड़ी को मारने के लिए बधाई, आपको 640 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। यह आपदा मानवता के लिए भले ही विनाशकारी थी, लेकिन यह अवसर भी लेकर आई थी। इन मॉन्स्टर्स को मारने से भले ही इक्विपमेंट या आइटम्स न मिलते हों, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे। कोहरे से कई बड़े टिड्डे उड़कर निकले, लेकिन इससे पहले कि वे लिन लुओ के पास पहुंच पाते, लेडी कगाया ने उन्हें तुरंत मार गिराया। डार्क एम्परर तो अकेले ही कीड़ों के झुंड में घुस गया। इस बीच शहर के दूसरी ओर एक ऐसे जिले में जो अनगिनत कीड़ों से भर गया था। कोई घने कोहरे में से इन कीड़े जानवरों को उत्सुकता से देख रहा था और कह रहा था, ओल्ड यू, ये कीड़े कितने बड़े हैं।
इन्हें मारने से हमें कितना एक्सपीरियंस मिल सकता है? यू ताईजी ने जवाब दिया, अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर्स को मारने का बोनस। साथ ही 4 गुना अनुभव इस आपदा की लहर में काफी ज्यादा होना चाहिए। यह आम लोगों के लिए विनाशकारी है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने शक्तिशाली प्रतिभाओं को जगाया है, यह उनके और हमारे बीच के अंतर को बढ़ाने का एक मौका है। नीले रंग की ताओवादी पोशाक पहने एक व्यक्ति ने कहा, यह प्रभावशाली है, कोई जो भविष्य से वापस आया है। तुम बहुत कुछ जानते हो, यू ताईजी। लिu यू की ओर मुड़ते हुए, जो मूल समयरेखा में दूसरी बार जागृत होने वाला पहला खिलाड़ी था। माना जाता है कि सामूहिक जागरण के 6 दिन बाद ऐसा होना था, लेकिन कल उस डार्क एम्परर ने समय से पहले अपनी दूसरी जागृति हासिल कर ली। इसलिए पहली माउस लेवल की आपदा भी समय से पहले आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने तुम लोगों को सबसे मजबूत टीम बनाने के लिए ढूंढा है। इन कीड़ों की रोशनी की तरफ आकर्षित होने की प्रवृत्ति का उपयोग करके हम जल्दी से लेवल 20 तक पहुंच सकते हैं और अपनी दूसरी जागृति पूरी कर सकते हैं। यह कहने के बाद उसने अपने सामने की खिड़की तोड़ दी और सबको धुंध में ले गया। लिन लुओ की तरफ कीड़ों की एक लहर को मारने के बाद उसने महसूस किया कि ये कीड़े अस्थायी रूप से रोशनी की तरफ आकर्षित होने की अपनी सहज प्रवृत्ति पर काबू पा चुके थे और बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लिन लुओ ने डार्क एम्परर और लेडी कगाया को दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा, जबकि वह यह जांचने के लिए मुड़ा कि क्या उसका ऑर्डर किया हुआ खाना पैक हो गया है। वह काउंटर पर गया। सभी गर्म बर्गर और फ्राइड चिकन को स्थानिक क्रिस्टल में पैक करने के बाद उसने गंभीरता से सलाह दी, अगले लगभग 10 दिनों तक यह संभावना नहीं है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। बाहर हर जगह ऐसे कीड़े हैं जो लोगों को काटते और खाते हैं। बाहर मत जाना, बस यही मदद का इंतजार करना। स्टोर में खाना और पानी तुम्हें बचाने के लिए काफी होना चाहिए। मेरे जाने के तुरंत बाद लाइट बंद कर देना। रोशनी धुंध में कीड़ों को आकर्षित करेगी। लिन लुओ को जाते देख उस जवान महिला ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मेरा बच्चा यहां मरने के लिए बहुत छोटा है। यह देखकर दूसरे लोग भी लिन लुओ के चारों ओर इकट्ठा हो गए ताकि वह उन्हें ले जाए। लिन लुओ की आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसने सबको मना कर दिया, फिर दरवाजा धकेलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अचानक उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ, एक बुरा एहसास, जैसे कि उसने कुछ महत्वपूर्ण नजरअंदाज कर दिया हो। उसे अचानक याद आया कि इतिहास बदल गया था। उसके पुनर्जन्म के कारण आपदा जल्दी आ गई थी। क्या सिस्टर वन अचानक आए खतरे को संभाल पाएगी? उस पल एक लड़की जो देर तक काम कर रही थी, धुंध में फंस गई थी, जिस पर 2 मंजिला इमारत जितने ऊंचे एक एलियन हंटर ने हमला कर दिया था। अचानक नीले रंग की ताओवादी पोशाक पहने एक सिलुएट आसमान से उतरा। उसके पीछे एक प्रभावशाली बुजुर्ग प्रकट हुए, जिसने एक ताओवादी मुद्रा बनाने के बाद धीरे से अपना हाथ हिलाया और तुरंत एलियन हंटर को जमीन पर कुचल दिया। उसने बेशर्मी से कहा, सुंदरी, अब तुम सुरक्षित हो। मैं लू यू, एक समकालीन ताओवादी गुरु हूं। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? ठीक तभी रोशनी की एक किरण ने दबे हुए एलियन हंटर को अचानक मिटा दिया। यह एसएस ग्रेड सब्स्टिट्यूट एम्परर्स आई की विशेष स्किल थी, जीवन और मृत्यु नियंत्रण। धुंध से 3 और लोग निकले। वेई ताई लांग ने विनम्रता से कहा, ताओवादी लू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लू यू की आंखें ठंडी पड़ गईं, वह स्पष्ट रूप से उससे नाराज था। खुलेआम अनुभव के अंक छीनने के लिए। यह देखकर
वेई ताई लांग ने जल्दी से मुस्कुराकर माफी मांगी। आखिर वह किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था जिसने एसएसएस ग्रेड की प्रतिभा जगाई हो। चिन फैन, जो पीछे चल रहा था, अचानक बोला, अब जब यह राक्षस मर चुका है, मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं। वह धीरे धीरे एलियन हंटर के शव के पास गया, धीरे से बुदबुदाते हुए, अपने राजा के लिए फिर से उठो। लाश के नीचे की परछाई जिंदा हो गई। अंत में एकदम काले एलियन हंटर का रूप ले लिया। ल्यू ने कहा, तो यह एसएस ग्रेड टैलेंट शैडो मामारहा है। ओल्ड यू, तुम्हें जो साथी मिले हैं वे काफी प्रभावशाली हैं। यू ताईजी मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके नए साथी वास्तव में एक से बढ़कर एक भयानक थे। उन्हें एक साथ इकट्ठा करके वह निश्चित नहीं था कि यह एक अच्छी बात थी या बुरी। इस बीच ज्यादा दूर नहीं, एक सिलुएट तेजी से नजदीक आ रहा था। वह जहां से भी गुजरता धुंध छंट जाती और पास के कीड़े तुरंत मारे जाते। ल्यू यू और दूसरों ने स्वाभाविक रूप से लिन लुओ को धुंध में पागलों की तरह दौड़ते हुए देखा, जिससे एक दिलचस्प बातचीत शुरू हुई। राक्षसों को मारने की यह तकनीक साफ और असरदार है। क्या वह हमारी तरह राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ा रहा है? लेकिन आम लोगों में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं होती। वह जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने एक अच्छी प्रतिभा जगाई है और जिंदा रहने के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समय लिन लुओ के पास अपने आसपास ध्यान देने का समय नहीं था। वह अपनी पिछली जिंदगी की याददाश्त के आधार पर सिस्टर वन के घर की ओर भाग रहा था। कुछ ही समय में वह वेन यूसी के दरवाजे पर पहुंच गया था और तुरंत बिना किसी झिझक के दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह यह पक्का कर लेता कि उनका परिवार सुरक्षित है, वह वापस जाकर चैन की नींद सो सकता था। अंदर से जल्दी से कदमों की आवाज आई, जिसके बाद एक जानी पहचानी और चिंतित आवाज आई। क्या वेन यूसी वापस आ गई? जैसे ही दरवाजा खुला, एक चिंतित भाव वाली अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी, वेन यूसी की मां ली जुनजिया। दरवाजे पर लिन लुओ को देखकर उसने हैरानी का भाव दिखाया, जबकि लिन लुओ इतने सालों बाद अपने उपकारी को देखकर भावुक हो गया। उसने उसकी बातों में मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित किया। आंटी ली, क्या सिस्टर वन घर पर नहीं हैं? ली जुनजिया ने चिंता जताते हुए कहा कि काम खत्म होने का समय कब का बीत चुका है और वेन यूसी अभी तक नहीं लौटी है। मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ है या नहीं। बाहर इतने कोहरे में मोबाइल फोन में सिग्नल भी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? यह सुनते ही लिन लुओ को तुरंत एक बुरी आशंका महसूस हुई। सिस्टर वन जरूर मुसीबत में होंगी। उसने जल्दी से कहा, आंटी घबराइए मत, मैं अभी सिस्टर वन को ढूंढने जा रहा हूं। आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे आपको कैसी भी आवाज सुनाई दे, आप बाहर नहीं जाएंगी और न ही खिड़कियां खोलेंगी। बोलने के बाद वह अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प लिए घने कोहरे में घुस गया। मौजूदा हालात में जिनके पास जागी हुई लड़ाई की प्रतिभा या विरासत में मिली इंस्टेंस शक्तियां नहीं हैं, उनके लिए कीड़ों के खिलाफ जीवित रहने की संभावना बहुत कम होगी। कीड़ों के खिलाफ सिस्टर वन, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। जैसे ही लिन लुओ कोहरे में तेजी से आगे बढ़ा, उसने अचानक डार्क एम्परर की आवाज सुनी, मास्टर यहाँ कोई है? थोड़ी ही दूर जमीन पर एक क्षतविक्षत लाश पड़ी थी, जिसके कपड़े और हुलिया एक शहरी महिला ऑफिस कर्मचारी जैसा था। लिन लुओ का चेहरा गंभीर हो गया। यह आपदा वाकई खतरनाक है। मुझे सिस्टर वन को जल्दी ढूंढना होगा। उसने तुरंत मास्टर ऑफ विशेष को बुलाया और उससे वेन यूसी का पता बताने को कहा।
इच्छाओं की किताब तेजी से अपने पन्ने पलटने लगी, जिससे सुनहरी रोशनी चमक रही थी। कुछ ही पलों में वेन यूसी का पता उसके दिमाग में आ गया, जो उससे लगभग 3 मिनट की दूरी पर था। पास के एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुविधा स्टोर में बाहर विशाल टिड्डों का झुंड था। वेन यूसी और उसकी दोस्त वेन वेन एक स्टोर कर्मचारी के साथ एक कोने में दुबकी हुई थीं। मेई दाजी डर के मारे बुदबुदाया, सब खत्म हो गया। यह दुनिया का अंत है। सब बर्बाद हो गए। कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। दोनों लड़कियों की ओर उसकी नजर धीरे धीरे बदल गई। वेन यूसी की जवानी और खूबसूरती से आकर्षित होकर वह अचानक उन पर झपट पड़ा। दोनों महिलाएं डरकर जमीन से खड़ी हो गईं। वेन यूसी ने नाराज चेहरे से पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेई दाजी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, बाहर इतने सारे कीड़े हैं कि वे किसी भी पल अंदर आ सकते हैं। हम किसी भी समय मर सकते हैं। बेशक हमें समय रहते मजे कर लेने चाहिए। वेन वेन खड़ी हो गई और गुस्से से उसे कोसने लगी। क्या तुम पागल हो? अपनी शक्ल आईने में देखो। मेई दाजी ने वेन वेन को दूर धकेल दिया और हैरानी की बात है कि उसने वेन यूसी का हाथ पकड़ लिया, यह कहते हुए कि मुझे तुम पसंद भी नहीं हो, मुझे वो चाहिए। वेन वेन उसे खींचने के लिए तुरंत दौड़ी, लेकिन मेई दाजी ने नाराज होकर उसे जोर से पीछे धकेल दिया। इस धक्के से वह लड़खड़ाकर बेहोश हो गई। दीवार के कोने से टकराने के बाद मेई दाजी ने धीरे धीरे अपनी बेट खोली और घिनौनी हंसी के साथ कहा, तुम अभी भी एक कुंवारी लड़की हो। मुझे बिना किसी पछतावे के मरने दो। वेन यूसी, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, डर के मारे दीवार से सटा दी गई। वह हताशा में संघर्ष कर रही थी। उसे विरोध करते देख मेई दाजी ने उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कांच का दरवाजा टूट गया, जिसके बाद कांच के टुकड़ों के जमीन पर गिरने की आवाज आई। मेई दाजी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, यह सोचते हुए कि क्या कीड़ों ने हमला कर दिया है। लेकिन एक मुक्का तेजी से आया और मेई दाजी को हवा में उड़ा ले गया। वेन यूसी के पीछे एक साया दिखाई दिया, जिसने उसे ध्यान से अपनी बाहों में थाम लिया। वेन यूसी ने अविश्वास से कहा, क्या यह तुम हो? लिन लुओ ने उसे प्यार से देखा और माफी मांगते हुए कहा, माफ करना सिस्टर वन, मुझे देर हो गई। मेई दाजी ने देखा कि यह कोई इंसान है, कीड़ा नहीं, तो वह और दिलेर हो गया और लिन लुओ को गाली देने लगा। लिन लुओ ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। अगले ही पल डार्क एम्परर प्रकट हुआ। उसने मेई दाजी की गर्दन पकड़कर उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह उठा लिया। लिन लुओ ने अपनी खून जमा देने वाली नजरों से मेई दाजी से पूछा, बता, तूने उसके साथ क्या किया? मेई दाजी घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसके गले पर पकड़ और कस गई, जिससे उसकी आवाज डर भरी घबराहट में बदल गई। लिन लुओ की आंखों में कातिलाना गुस्सा भर गया। इसे नीचे गिराओ। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। तूने उसके साथ क्या किया? जैसे ही डार्क एम्परर की पकड़ कसी, मेई दाजी का चेहरा लाल से नीला पड़ गया। लिन लुओ के आदेश पर डार्क एम्परर ने उसे जमीन पर फेंक दिया, उसे बोलने का मौका देते हुए। मेई दाजी रेंगकर आया और लिन लुओ के पैरों से लिपटकर दया की भीख मांगने लगा, भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूं, मैंने तुम्हारी औरत के साथ कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे बख्श दो। मैं तुरंत सरेंडर कर दूंगा, मेई दाजी ने वादा किया। लिन लुओ का भाव बदल गया और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। तुझे बख्श दूं? ठीक है, मैं तुझे दो विकल्प देता हूं।
पहला, मैं तुझे अभी मार दूंगा। दूसरा, तू बाहर चला जा, शायद तेरे बचने की कोई थोड़ी बहुत उम्मीद हो। मेरी दाजी ने चंचल निगाहों से कहा, शुक्रिया बड़े भाई मुझे बख्शने के लिए। मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरी दाजी को बाहर जाते देख लिन लुओ की आवाज बर्फीली हो गई। मास्टर ऑफ विशेष, मैं चाहता हूं कि 5 मिनट के अंदर उसके आसपास 200 कीड़े आ जाएं। मेरी दादी को स्टोर से बचकर निकलते हुए मन ही मन राहत महसूस हुई। उसने सोचा, सुविधा स्टोर का कांच तो पहले ही टूट चुका है, यह तो बस समय की बात है कि कीड़े अंदर आ जाएंगे। सब जल्द ही मर जाएंगे। वह छिपने के लिए पास की एक जगह जानता था। अचानक एक विशाल टिड्डे ने उस पर झपट्टा मारा और कोहरे से और भी कीड़े निकले, जो उसके शरीर पर झुंड बनाकर टूट पड़े और पागलों की तरह उसे नोच नोच कर मार डाला। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों थी कि बाहर कदम रखते ही उसे इतने सारे कीड़ों का सामना करना पड़ा। लिन लुओ ने धीरे से वेन यूसी के बालों को सहलाया और अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, अब सब खत्म हो गया है। वेन यूसी ने लिन लुओ की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने सच में उसे जाने दिया? लिन लुओ ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं उस इंसान को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता हूं जिसने मेरे सबसे खास इंसान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, सिर्फ उसे मरने देकर ही। अनगिनत कीड़ों के डंक के नीचे ही वह अपने पापों का थोड़ा सा हिस्सा चुका पाएगा। उसकी बातें सुनकर वेन यूसी का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही वह और कुछ पूछने वाली थी, लेडी कागाया अचानक उनके पास आ गईं और उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या यही वो लड़की है जो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी? लिन लुओ हैरान रह गया और जोर से चिल्लाया, लेडी कागाया, जब देखो बकवास करती हो। जो पहले से ही शर्माई हुई थी, उसने मुंह फेर लिया और लिन लुओ की तरफ देखने से इनकार कर दिया। लेडी कागाया के चेहरे पर उलझन थी। उसने ईमानदारी से पूछा, मास्टर, क्या आप उसे पसंद नहीं करते? आपने पहले कहा था कि वह आपके लिए बहुत खास है। इस बात पर लिन लुओ शर्मिंदा भी था और उत्साहित भी, लेकिन उसने लेडी कागाया की बातों का खंडन नहीं किया, बल्कि शर्माते हुए हंस दिया। यह देखकर कि वेन यूसी भी उसे ही देख रही है, वह थोड़ा घबरा गया। तभी वेन जो बेहोश हो गई थी, अचानक जाग गई। वेन यूसी जल्दी से उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया, उसकी चोटें देखने लगी। उसने पाया कि उसे मुख्य रूप से बस सिरदर्द हो रहा था। उसने सावधानी से उसे उठने में मदद की। लिन लुओ एक अजनबी को देखकर वेन डर के मारे वेन यूसी से लिपट गई। डरो मत, यह मेरा अच्छा दोस्त लिन लुओ है। इसने हमें बचाया है, वेन यूसी ने उसे शर्माते हुए समझाया। वेन ने उत्सुकता से लिन लुओ की तरफ देखा। वह सोच रही थी कि वेन यूसी का इतना हैंडसम दोस्त कब बना। लिन लुओ ने दोनों लड़कियों को सुरक्षित देखकर उनसे जल्दी से निकलने का आग्रह किया। दरवाजे पर कोई बैरियर नहीं है और जल्द ही कीड़ों का झुंड इस जगह को भर देगा। आधे घंटे बाद लिन लुओ वेन यूसी को उसके घर तक छोड़ने आया। दरवाजा खोलते ही ली जुनक्सिया ने खुशी से वेन यूसी का स्वागत किया और मां बेटी कसकर गले लग गईं। दोनों कुछ हद तक घबराई हुई थीं। लिविंग रूम में बैठने के बाद ली जुनक्सिया ने लिन लुओ को खुशबूदार चाय दी और उसकी खूब तारीफ की। थोड़ा शर्मिंदा होकर लिन लुओ अपना सिर खुजलाने लगा। अपने पिता को न देखकर वेन यूसी ने अपनी मां से उनके बारे में पूछा। ली जुनक्सिया का चेहरा चिंता से भर गया। तुम्हारे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें आज ऑफिस में ही ड्यूटी पर रहने को कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि वह सुरक्षित होंगे। लिन लुओ एक पल के लिए रुका, उसे समय का एहसास हुआ।
वेन यूसी के पिता एक सर्विस सेंटर में काम करते थे, जिसके दरवाजे खुले होने के कारण कीड़ों के लिए वहां पहुंचना आसान था। शायद वे कीड़ों की रोशनी की तरफ आकर्षित होने की आदत के बारे में नहीं जानते थे। अगर बिल्डिंग की लाइटें कीड़ों को आकर्षित करती हैं, तो क्या यह एक खुले निमंत्रण जैसा नहीं है? उसने सोचा और अचानक खड़ा हो गया। लिन लुओ ने गंभीरता से कहा, आंटी ली, बहन यूसी, मुझे अभी अंकल वान के ऑफिस जाना होगा। वेन यूसी ने तुरंत विरोध किया, नहीं, बाहर बहुत खतरा है, हर जगह कीड़े हैं। लिन लुओ ने प्यार से उसकी ओर देखकर उसे शांत कराया। चिंता मत करो बहन यूसी, मैं अंकल वान को सुरक्षित वापस लाऊंगा। आधे घंटे बाद लिन लुओ हैंग सिटी सर्विस सेंटर पहुंचा। अंदर से हल्की चीखें और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जिससे लग रहा था कि उसे बहुत देर हो चुकी है और कीड़ों ने पहले ही हमला कर दिया था। लिन लुओ को अचानक एक दमनकारी आभा महसूस हुई और उसने सावधानी से चारों ओर देखा। माउस लेवल के विनाशकारी जीव लेवल 20 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तभी ऑफिस की इमारत का ऊपरी बायां कोना ढह गया, जिससे धुंध में दर्जनों मीटर ऊंची एक परछाई दिखाई दी। लिन लुओ हैरानी से हांफने लगा, यह एक वर्महोल गार्डियन है। वह थोड़ा हैरान होकर वर्महोल गार्डियन को घूरता रहा। जीव और आपदाएं आम तौर पर वर्महोल से आते हैं, और जो वर्महोल के पास होते हैं उन्हें वर्महोल गार्डियन कहा जाता है। उनके लेवल ज्यादा होते हैं। एक वर्महोल गार्डियन को मारने से उस इलाके की आपदा को रोका जा सकता है। इससे पहले कि दुनिया में तबाही मचती, अधिकारियों ने एक बार जानकारी जारी की थी कि जो कोई भी वर्महोल गार्डियन की सही जगह बताएगा और उसकी घेराबंदी में योगदान देगा, उसे बहुत बड़े इनाम मिलेंगे। लिन लुओ ने वर्महोल गार्डियन को घूरते हुए सोचा, यह लेवल 30 से भी ज्यादा का विशाल जीव है। उसने सोचा कि यह किस्मत है या बदकिस्मती, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता ऑफिस की इमारत के अंदर अंकल वान को बचाना था। वान बोंग और वेन जियानगुओ कीड़ों से छिप रहे थे। उन्होंने दरवाजे के सामने अलमारियां लगाकर खुद को एक आर्काइव रूम में बंद कर लिया था। जल्द ही रिटायर होने वाले ये दोनों आदमी डर से कांप रहे थे और पसीने से भीग रहे थे, क्योंकि कीड़ों के हमलों से दरवाजा पिचक रहा था। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने आज से ज्यादा अजीब और भयानक कुछ भी नहीं झेला था। अचानक वेन जियानगुओ के सिर के ऊपर की खिड़की टूट गई, जिससे दोनों आदमी डर के मारे चीख पड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद भी खिड़की से कोई कीड़ा अंदर नहीं आया और बाहर से खटखटाने की आवाज बंद हो गई। तभी बाहर से लिन लुओ की आवाज आई, अंकल वेन, मैं लिन लुओ हूं, क्या आप अंदर हैं? वेन जियानगुओ हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि लिन लुओ हाथ में छोटा चाकू लिए मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन कर रहा है। जमीन पर 2 टुकड़ों में कटे कीड़े अब तड़प नहीं रहे थे। इस बीच हैंग सिटी के मार्शल आर्ट्स स्क्वायर में उचिहा दांत भींचते हुए अफसोस जता रहा था। पवित्र जंगल, ऊर्जा हासिल करने का गुप्त क्षेत्र, डार्क एम्परर ने हमसे पहले ही साफ कर दिया। उचिहा ने इन सबसे मजबूत अवेकन्स को इकट्ठा करने के लिए कई ग्लोबल फर्स्ट्स का बलिदान दिया था, और अब डार्क एम्परर ने उससे पहले ही उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। गुप्त क्षेत्र के डिस्प्ले पर दिख रहा था, क्लियरिंग प्लेयर डार्क एम्परर, समय 1 घंटा 52 मिनट, रिफ्रेश होने में बचा समय 18 घंटे। किन फैन ने उत्सुकता से पूछा, उसने इतना समय लगाया, क्या उसने अकेले ही उस क्षेत्र को पार किया? उसका सब्स्टिट्यूट कैसे इतनी लंबी लड़ाई के लिए ऊर्जा बनाए रख सका? यू ताइजिया ने गंभीर चेहरे से समझाया, आमतौर पर ऊर्जा की खपत इतनी ज्यादा नहीं होती।
तुम बस सही समय पर एनपीसी की मदद कर सकते हो। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि कोई हमसे पहले यह कर देगा, लियू यू ने अनुमान लगाया। ओल्ड यू, ऐसा लगता है कि डार्क एम्परर भी तुम्हारी तरह एक टाइम ट्रैवलर है। यू ताइचिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने स्वीकार किया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि डार्क एम्परर ने उसकी शक्ति कैसे चुराई और उसके साथ यात्रा कैसे की। हम .SS क्लास और उससे ऊपर के अवेकन्स की एकमात्र कमी यह है कि सब्स्टिट्यूट को भारी मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति की जरूरत होती है। लेकिन अब इन सब बातों का समय नहीं है। मैं ऊर्जा की खेती के लिए दूसरे क्षेत्रों को जानता हूं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि उसने उन सभी को पार कर लिया है। और जहां तक डार्क एम्परर की बात है, मुझे देरसवेर उसका सामना करना ही होगा। ठीक उसी समय लिन लो फादर वान को घर छोड़कर आया था। फादर वान अभी भी हैरान थे। वह दिन की अविश्वसनीय घटनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने भयानक कीड़े उस नौजवान ने इतनी आसानी से काट डाले, जिसका परिवार बचपन से उसकी मदद कर रहा था। लिन लुओ ने अंकल वान की उलझन को भांपते हुए जल्दी से समझाया। अंकल वान, मैंने एक एस लेवल की प्रतिभा को जागृत किया है जिससे मैं उन कीड़ों को मार सकता हूं। अंकल वान हैरान थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या एस लेवल की प्रतिभा इतनी शक्तिशाली होती है? हमने भी प्रतिभाओं को जागृत किया है। उदाहरण के लिए, मैंने डी लेवल की प्रतिभा शक्ति को जागृत किया है, जिससे शारीरिक रिकवरी तेज हो जाती है। अब मैं बिना हाफे 5 मंजिलें चढ़ सकता हूं। आंटी वान ने भी दिलचस्पी से बताया, मैंने सी लेवल की प्रतिभा बुद्धि को जागृत किया है। इससे मेरी याददाश्त बहुत बेहतर हो गई है। कहते हैं कि यह बुढ़ापे में भूलने की बीमारी को भी रोक सकती है। वेन यूसी ने लिन लुओ के कंधों पर प्यार से हाथ रखते हुए गर्व से कहा, मैं तो तुम दोनों से भी ज्यादा प्रभावशाली हूं। मैंने ए लेवल की प्रतिभा स्वर्गीय आवाज को जागृत किया है। इससे मेरा गाना और भी सुरीला हो गया है और यह सबकी सहन शक्ति को बहाल कर सकता है और कई तरह के फायदेमंद प्रभाव भी डाल सकता है। इसी पल वेन यूसी ने उत्सुकता से लिन लुओ से पूछा, लिन लुओ, तुमने कौन सी प्रतिभा जागृत की है? लिन लुओ एक पल के लिए रुका, यह जानते हुए कि सीधे किसी की प्रतिभा के बारे में पूछना मौजूदा माहौल में एक वर्जित बात थी। हालांकि वह वेन यूसी की सीधी सादी चिंता और जिज्ञासा को समझ गया और जवाब दिया, वेन यूसी, मैंने स्वर्गीय न्याय नाम की एक एस लेवल प्रतिभा को जागृत किया है। यह एक शक्तिशाली आक्रामक क्षमताओं वाली प्रतिभा है। वेन यूसी ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, लिन लुओ, तुम बहुत कमाल के हो। मुझे डंजन रन्स पर जाने से बहुत डर लगता है। जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझे अपने साथ ले जाना। अंकल वान ने कुछ भावुक होकर टिप्पणी की। हर पीढ़ी में अपनी प्रतिभाएं होती हैं। लिन लुओ, भविष्य में तुम्हारा सामाजिक दर्जा बहुत ऊंचा होगा। इस मौके का पूरा फायदा उठाना। अपने होने वाले ससुर की सलाह पर लिन लुओ ने स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का वादा किया। अंकल वान ने थककर खड़े होते हुए कहा, लिन लुओ, तुमने आज बहुत मेहनत की है। देर हो रही है और हमारे पास एक मेहमानों का कमरा है। तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। लिन लुओ एक पल के लिए चौंक गया और यह देखकर कुछ शर्मिंदा महसूस हुआ। वेन यूसी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरा दिखाने ले गई। अंकल वान लिन लुओ की पीठ को देखते हुए सोच में डूब गए। उस समय उसने उन दोनों को बहुत करीब देखा था, इसीलिए उसने लिन लुओ से बात की थी, जिसके कारण आत्मश्चेत लिन लुओ ने स्वेच्छा से वान परिवार से संबंध तोड़ लिए थे।
उसने कभी नहीं सोचा था कि अनाथालय का वह लड़का उनके परिवार का रक्षक बन जाएगा। कई सालों की जुदाई के बाद अगली सुबह लिन लो नींद से जागा और कुछ हैरान महसूस कर रहा था। पिछले दिन जो कुछ भी हुआ था उससे उसने न केवल वेन यूसी और अंकल वान को बचाया था, बल्कि उनके घर पर भी रुका। जो अपनापन उसे महसूस हुआ वह आरामदायक था, लेकिन वह जानता था कि अभी आराम करने का समय नहीं है। अभी भी उसे बहुत कुछ करना है। उसका भाई अभी भी उसके बचाव का इंतजार कर रहा है। अभी प्राथमिकता खुद को मजबूत करना है, ताकि जल्द से जल्द अगले एस लेवल या उससे ऊंचे सब्स्टिट्यूट को खोजा जा सके। एक इमारत में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक दुष्ट चेहरे के साथ अपने सब्स्टिट्यूट को बुलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह घोषणा करता है, सभी प्राणियों के भय और निराशा के साथ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, फियर डीमन किंग। उसके पीछे अंतहीन दुष्ट लपटें उठती हैं और एक डीमन किंग जैसी सत्ता की भयानक आकृति तुरंत प्रकट होती है। अधेड़ आदमी उस आकृति को खुशी से देखता है, कुछ पागलों की तरह हंसता है। क्या यह एक एस लेवल का सब्स्टिट्यूट है? मेरा अपना एस लेवल का सब्स्टिट्यूट। फियर डीमन किंग उस आदमी को नीचे देखता है और फुसफुसाता है, मेरे सेवक, आगे बढ़ो। जीवित प्राणियों के भय और निराशा की मुझे बलि दो। मैं तुम्हें अजेय शक्ति प्रदान करूंगा। वान परिवार को छोड़ने के बाद वह तुरंत 15 में से अपना अगला निशाना चुनना शुरू कर देता है। स्माइलिंग कॉफिन संगठन के अधिकारियों में से लुमिंग और झुओ यू को वह पहले ही खत्म कर चुका है। 2 और हैं जिनके बारे में पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने एस लेवल की प्रतिभाओं को जागृत किया है, यूजीन मिंग और गुताओ। लिन लो तुरंत मास्टर ऑफ विशेष को निर्देश देता है कि वह उसे यूजीन मिंग का स्थान भेजे। मास्टर ऑफ विशेष जल्दी से बुक ऑफ विशेष की शक्ति का उपयोग करता है। कुछ ही पलों बाद एक व्यक्ति के निर्देशांक लिन लो के दिमाग में दिखाई देते हैं। वह अपना सिर घुमाता है, उसकी गहरी नजर घने कोहरे को चीरता हुआ उसे एक परछाई दिखाई देती है। वह छत से छलांग लगाता है और तेजी से उस दिशा में बढ़ जाता है। शिकार की खुशी से लिन लो के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर यूजीन मिंग अभी भी एक एसएस लेवल के सब्स्टिट्यूट को बुलाने के पागलपन में डूबा हुआ है, आने वाले खतरे से बेखबर। उसकी छोटी बेटी कुछ डरते हुए पुकारती है, डैडी। यह सुनकर वह अपने पागलपन से बाहर आता है। वह नीचे झुकता है और प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरता है, उसके डर को शांत करता है और धीरे से कहता है, डैडी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खरीदने जा रहे हैं, क्या तुम घर पर मेरा इंतजार करोगी? बेटी की आंखों से डर कभी कम नहीं होता। वह सच में अपने पिता के सब्स्टिट्यूट से डरी हुई है। यह कहने के बाद यूजीन मिंग फियर डीमन किंग के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे से बाहर निकलकर कोहरे में चला जाता है और अपनी बेटी को अकेला छोड़ देता है, जो कोने में डरी हुई है। जल्द ही कोहरे में कीड़ों की चीखें और फियर डीमन किंग की जंगली हंसी गूंजने लगती है। जैसे जैसे फियर डीमन किंग तबाही मचाता है, यूजीन मिंग का लेवल भी तेजी से बढ़ने लगता है। बिना मेहनत के और तेजी से लेवल अप होने का यह एहसास बिना एक उंगली हिलाए उसे और भी ज्यादा पागलपन में धकेल देता है। वह असल में एक दुखद किरदार है। उसका परिवार गरीब था लेकिन हमेशा खुश और मिलजुल कर रहता था। फिर उसकी पत्नी एक अमीर आदमी के साथ भाग गई और उसे लगातार ताने और अपमान का सामना करना पड़ा। वह निराश हो गया जब तक कि दुनिया भर में जागरण का क्षण नहीं आया। मैं जागृत हो गया।
अत्यंत दुर्लभ डुअल एस लेवल टैलेंट इमोशन डेटोनेटर एसएस लेवल के सब्स्टिट्यूट फियर डीमन किंग को बुलाता है। हैंग सिटी के सभी लोगों के डर और निराशा के साथ। जैसे ही यूजीन मिंग अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, फियर डीमन किंग की गहरी आवाज गूंजती है, सेवक, मेरी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। इन प्राणियों की आत्माएं बहुत कमजोर हैं। उनका डर मेरे दांतों के बीच की खाली जगह भरने के लिए भी काफी नहीं है। यूजीन मिंग ने कुछ हैरान होकर पूछा, तो फिर हमें पर्याप्त डर कहाँ मिल सकता है? फियर डीमन किंग ने एक मोहक आवाज में जवाब दिया, केवल इंसानी आत्माओं से पैदा हुआ डर ही मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पोषण है। यह सुनकर कि वह इंसानों को मारना चाहता है, यूजीन मिंग हिचकिचाने लगा। हरे कोहरे की एक लकीर उसके दिमाग को लगातार खत्म कर रही थी। फिर से फियर डीमन किंग की फुसलाने वाली आवाज गूंजी, मेरे बेचारे सेवक, क्या तुम महान शक्ति के लिए तरसते नहीं हो? क्या तुम दूसरों द्वारा मजाक उड़ाया जाना और कुचला जाना जारी रखना चाहते हो? यूजीन मिंग की आंखों में हरी रोशनी तेज हो गई। एक आवेग की लहर ने तुरंत उसके दिल की हिचकिचाहट को दबा दिया। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, जैसा आपका हुक्म मालिक। जल्द ही वे एक रिहायशी इलाके में पहुंच गए। फियर डीमन किंग ने एक घर का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को कसकर पकड़े हुए था। अपने सामने फियर डीमन किंग को खौफ से भरे चेहरे से देख रहा था। 3 लोगों के परिवार को देखकर यूजीन मिंग की साफ आंखों ने हरी रोशनी को दबा दिया और उसने सावधानी से कहा, उन्हें डराना ही डर पैदा करने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? लोगों को सच में मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वह आदमी चाकू लेकर आगे बढ़ा। फियर डीमन किंग ने यूजीन मिंग की विनती को नजरअंदाज करते हुए सीधे उस आदमी के पेट में घोंप दिया और फिर मजे से अपने हाथ से ताजा खून चाटने लगा। इंसानों का डर वाकई में राक्षसों के डर से कहीं ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है। यूजीन मिंग पीले पड़े चेहरे के साथ यह सब देखता रहा और डरते हुए खुद से बड़बड़ाया, मैंने आखिर किस तरह का सब्स्टिट्यूट पाला है? फियर डीमन किंग लाशों पर झुका हुआ था और लगातार उससे हरी सांस खींच रहा था। कुछ ही पलों बाद उसकी लालची नजर पास की एक महिला पर पड़ी। यूजीन मिंग उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और फियर डीमन किंग के कामों की जोर जोर से निंदा करने लगा। यह देखकर फियर डीमन किंग ने खतरनाक तरीके से हंसते हुए उसे दीवार पर धकेल दिया। उसकी झुलसा देने वाली सांस सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। सेवक, मैं तुम्हारे बुलावे पर आया हूँ, जो सभी प्राणियों की निराशा और भय से पैदा हुआ है, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से अवशोषित हुआ है। मैं ही प्रलय हूँ। अपनी इस पाखंडी दया को दूर रखो। जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें अजय शक्ति प्रदान करूंगा। यह कहने के बाद उसने उसे महिला के बगल में फेंक दिया और धमकी दी, तुम इस महिला को मारो। यह सुनते ही यूजीन मिंग तुरंत डर गया, मुड़ा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। फियर डीमन किंग एक अजीब हंसी हंसा और हरे धुंध की एक लहर यूजीन मिंग की ओर बढ़ी, जिसने उसे घेर लिया। यूजीन मिंग का चेहरा भावशून्य हो गया। उसका चेहरा जल्दी ही एक खूंखार रूप में बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह से एक धुंधली हरी रोशनी से भर गईं। उसने जमीन से एक खंजर उठाया और एक शैतानी हंसी के साथ डरी हुई महिला पर वार कर दिया। अपनी किस्मत को तय देखकर महिला ने बेताबी से अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाई। यूजीन मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कमरे को उस महिला की दर्दनाक चीखों से भर दिया। ठीक उसी पल गलियारे में कोहरा तेजी से छंट गया और एक परछाई तेजी से कमरे में दाखिल हुई। यह लिन लो था, जो देर से पहुंचा था।
कमरे में खून से लथपथ एक आदमी एक महिला के शरीर पर बार बार शैतानी तरीके से वार कर रहा था। शतविक्षत महिला ने पहले ही संघर्ष करना बंद कर दिया था। यह देखकर लिन लुओ ने ठंडी सांस भरी और बिना किसी हिचकिचाहट के डार्क एम्परर को उस आदमी को मारने का आदेश दिया। तभी यूजीन मिंग के पीछे एक परछाई दिखाई दी। लिन लुओ ने ऊपर देखा और पाया कि पीठ पर पंखों और सिर पर सींगों वाला एक शक्तिशाली दानव वहां खड़ा था, डार्क एम्परर की लोहे की मुट्ठी का सामना करते हुए। विरोधी ने उसे आसानी से एक हाथ से पकड़ लिया। फियर डीमन किंग की नजर लिन लुओ की ओर लालच से भरी हुई थी और उसकी भयानक आवाज उसके कानों में गूंजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली आत्मा होगी, इतनी तीव्र भावनाएं तो बहुत स्वादिष्ट होंगी। अगर निराशा में डूब जाए तो। बोलने के बाद उसने हैरान करते हुए डार्क एम्परर को एक घूंसा मारकर दूर फेंक दिया, जो हमेशा से जीतता आया था। डार्क एम्परर अब दब रहा था और उसके लाइफ पॉइंट्स पागलों की तरह गिरने लगे। तभी लुओ को अपने दिल में एक चेतावनी महसूस हुई। जैसे ही वो राक्षसी आकृति उसके पास आई, वो जोरदार घूंसा इतना तेज था कि उसने लगभग उसे 1 सेकंड क्लास एडवांसमेंट लेजेंडरी मास्टर को चौंका ही दिया था। फियर डीमन किंग के अचानक भारी घूंसे का सामना करते हुए लिन लुओ के सामने अचानक एक छाता आ गया। लेडी कगाया समय पर पहुंच गई थीं। उसने उसे इस जानलेवा वार से बचा लिया। अगले ही पल उसके कानों में जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगी। छाते ने सभी हमलों को सटीक रूप से रोक दिया। लेडी कगाया के डिफेंस को तोड़े बिना उस डीमन के हमलों का सामना किया। जैसे ही फियर डीमन किंग बेसब्र होने लगा, एक हट्टा-कट्टा आदमी अचानक उसके बगल में आ गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। फियर डीमन किंग लड़खड़ा गया और गुस्से से दहाड़ा, मैं ताकतवर फियर डीमन किंग हूं, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। 2 मजबूत सब्स्टिट्यूट्स ने तुरंत लिविंग रूम में बिना किसी बचाव या चकमा दिए एक जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। बस घूंसों की पागलों जैसी बौछार हो रही थी। डार्क एम्परर को फिर से दबता देख लिन लुओ ने तुरंत लेडी कगाया को उसकी मदद करने का आदेश दिया। छाता तुरंत एक लंबी तलवार में बदल गया और वो तेजी से फियर डीमन किंग की तरफ बढ़ी। अचानक उसने डीमन एनर्जी का एक घेरा छोड़ा, जिससे दोनों सब्स्टिट्यूट्स एक ही समय में चौंक गए। गलती से लेडी कगाया को एक घूंसा लग गया। उसका नाजुक शरीर तुरंत दूर जा गिरा। लिन लुओ उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। ठीक उसी समय फियर डीमन किंग ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं और उन्हें डार्क एम्परर पर दे मारने के लिए तैयार था। लिन लुओ ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी और एक हल्की चीख के साथ उसकी पीठ से तुरंत कई हरे चिकने टेंटेकल्स निकल आए। फियर डीमन किंग की मुट्ठियां तुरंत उन टेंटेकल्स में उलझ गई, जिसके बाद और भी टेंटेकल्स ने आकर फियर डीमन किंग को कसकर जकड़ लिया। जैसे ही फियर डीमन किंग डीमन एनर्जी छोड़ने वाला था, एक लंबा चाकू जोर से उसकी छाती में घुस गया। फियर डीमन किंग ने न चाहते हुए भी दहाड़ा। हरी लपटों ने अचानक उसके शरीर को घेर लिया। वो चिल्लाया, मैं मरूंगा नहीं। मैं सभी प्राणियों के दिलों में बसा डर हूं। जब तक डर मौजूद है, मैं वापस आऊंगा। उसका मांसल राक्षसी शरीर सीधे हरी लौ की एक लकीर में बदल गया और फिर हवा के साथ बिखर गया। जैसे ही फियर डीमन किंग गायब हुआ, यूजीन मिंग, जो अभी पागलों की तरह हंस रहा था, अकड़ गया। उसकी आंखों में हरी रोशनी फीकी पड़ गई और जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो सब साफ हो गया। उस कटिफ्टी औरत को देखकर वो जानवरों की तरह चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। उसे लगा था कि उसे अपनी जिंदगी बदलने की ताकत मिल गई है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक भयानक
जानलेवा डीमन को खुला छोड़ देगा और तो और उसी के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। तो जीन मिंग विचारों में खोया हुआ था कि उसके कान में एक धीमी आवाज आई, मरने से पहले तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? उसने अचानक ऊपर देखा तो पाया कि वो आदमी जिसने उसके सब्स्टिट्यूट को मारा था ठंडी नजरों से उसे नीचे देख रहा था। उसने घबराकर जल्दी में कहा, आखिरी शब्द? तुम क्या करने वाले हो? यह एक गलतफहमी है। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो बस मेरा सब्स्टिट्यूट कंट्रोल कर रहा था। लिन लुओ ने धीरे से एक छोटा चाकू निकाला और शांति से कहा, खून का बदला खून, तुम ये सिद्धांत तो जानते हो ना, है ना? और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट फिर से तबाही मचा सकता है। हु जिन मिंग ने खाली नजरों से देखा और बुदबुदाया, तुम सही कह रहे हो। खून का बदला खून ही सही है। वो खड़ा हो गया और सुध-बुध खोकर बोला, मेरी बस एक ही गुजारिश है। मेरी बेटी मेरे घर लौटने का इंतजार कर रही है। प्लीज उसे बता देना कि डैडी बहुत दूर जगह पर गए हैं और जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे ढूंढने वापस आऊंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लिन लुओ ने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया और उसके कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। हु जिन मिंग की आंखों में आभार दिखा। उसने उसे धन्यवाद दिया और फिर अपनी आखिरी सांस ली। खून के तालाब में पड़े यूजीन मिंग को देखकर लिन लुओ को भी थोड़ा दुख हुआ। तभी उसके कान में एक प्रॉम्प्ट सुनाई दिया, आपका एस क्लास टैलेंट प्लंडर एक्टिवेट हो गया है। कृपया टारगेट के एट्रीब्यूट वैल्यूज में से एक चुनें। टैलेंट इफेक्ट्स, स्किल इफेक्ट्स और सोल पावर में से किसी एक को प्लंडर करें। लिन लुओ दुश्मन के उस राक्षसी सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचते हुए जिसे मारने के लिए उसके 3 सब्स्टिट्यूट्स की जरूरत पड़ी, उसे यकीन था कि यह कम से कम एक ऐसे क्लास टैलेंट था। और जैसा दिख रहा था, वो राक्षसी सब्स्टिट्यूट अपने मालिक पर ही हावी होकर उसे कंट्रोल करता था। अगर वो सोल पावर चुनता तो वो सीधे एक एस क्लास टैलेंट को एस क्लास में एडवांस कर सकता था। लेकिन अगर उसने टैलेंट इफेक्ट चुना तो उसे वो शक्तिशाली सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। लिन लुओ ने जल्दी से अपना फैसला किया। उसे वो राक्षसी सब्स्टिट्यूट चाहिए था। हु जिन मिंग उसे काबू नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो नहीं कर सकता। टारगेट का टैलेंट सफलतापूर्वक प्लंडर करने पर बधाई, आपको एस क्लास टैलेंट मिला है। इमोशन इग्नाइटर, एक अभूतपूर्व उथल-पुथल मचाने वाली शक्ति की लहर पागलों की तरह उसके शरीर में दौड़ गई। लिन लुओ ने तुरंत अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। एस क्लास टैलेंट इमोशन इग्नाइटर में वास्तव में 2 एक्सक्लूसिव स्किल्स थीं। पहली स्किल इमोशन इंडक्शन 3 लाख मीटर के दायरे में सभी प्राणियों की भावनाओं को महसूस करने की इजाजत देती है। दूसरी स्किल इमोशनल डेटोनेशन 3 लाख मीटर के दायरे में किसी भी प्राणी की भावनाओं को 10 गुना बढ़ा सकती है। लिन लुओ ने टैलेंट एट्रीब्यूट्स को देखा। थोड़ा हैरान था, हालांकि स्किल की रेंज बहुत बड़ी थी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी बुरी नहीं थी। ऐसा लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है। लिन लुओ ने तुरंत उस राक्षसी आकृति के बारे में सोचा, लगता है यह प्रतिभा उसकी बरसाती रात वाली प्रतिभा की तरह ही है। इसकी मुख्य क्षमताएं इसके प्रतिरूप में हैं। फिर उसने उत्सुकता से भावना उत्तेजक प्रतिभा से जुड़े प्रतिरूप को बुलाया। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और एक गुलाबी आकृति आसमान से नीचे उतरी। लिन लुओ के सामने अचानक प्रकट हुआ एक फैलता और सिकुड़ता हुआ गुलाबी मांस का गोला। लिन लुओ फिर से हैरान रह गया, यह क्या है? मेरा राक्षसी प्रतिरूप कहाँ है?
उसने हैरानी से अपने सामने मौजूद मांस के गोले को देखा और जल्दी से उसके गुणों की जांच की। वह दंग रह गया। नए प्रतिरूप का नाम भ्रूण गति था। इसकी पूरी विकास क्षमता के अलावा बाकी सारे गुण लगभग शून्य थे और इसमें सिर्फ जन्म प्रक्रिया नाम का एक ही स्किल था। यह प्रतिरूप एक मुख्य भावना को सोख लेगा, जो मेजबान द्वारा 3 लाख मीटर के दायरे में तय की जाएगी और उसी से पोषण पाकर जन्म लेगा। इसका मतलब है कि यह प्रतिरूप निश्चित नहीं है। इसकी क्षमताएं और रूप मेजबान के बाद के फैसले पर निर्भर करते हैं। लिन लुओ ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं, फिर नई प्रतिभा का स्किल भावनात्मक प्रेरण सक्रिय किया। उसकी आत्मा असीमित रूप से फैलने लगी। हैंग शहर के सभी प्राणियों की भावनाएं उसकी समझ में आने लगीं। उसे लगा जैसे वह अनगिनत आवाजें सुन रहा है। इन अव्यवस्थित आवाजों के साथ तरह तरह की भावनाएं एक एक करके सामने आने लगीं, लाचारी, डर और निराशा, चिंता और उम्मीद। जल्द ही भावनात्मक प्रेरण की 5 सेकंड की अवधि समाप्त हो गई। लिन लुओ के पसीने छूट गए और वह जोर जोर से हांफने लगा। भले ही यह सिर्फ 5 सेकंड थे, लाखों लोगों की भावनाएं और आवाजें भयानक थीं। शायद केवल उच्च आत्मिक जादूगर ही इसे बिना किसी बोझ के सहन कर सकते हैं। अभी हैंग शहर सफेद कोहरे से घिरा हुआ है और हर जगह नकारात्मक भावनाओं से भरा है। इन नकारात्मक भावनाओं में डर सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। शायद यही वजह है कि यूजेन मिंग ने इस भावना को चुना था अपने प्रतिरूप के पोषण के लिए। अप्रत्याशित रूप से इसने भयानक भय के दानव राजा को जन्म दिया। हालांकि भय का दानव राजा शक्तिशाली है, पर यह एक दोधारी तलवार है। चूंकि प्रतिरूप के जन्म की दिशा चुनी जा सकती है, इसलिए कुछ और बार प्राणियों की भावनाओं को महसूस करना फायदेमंद होगा। शायद बेहतर विकल्प मिल जाएं। यह सब समझने के बाद लिन लुओ ने नए प्रतिरूप को वापस रख दिया और इच्छाओं के स्वामी से पूछा, हु जिनमिंग की बेटी के ठिकाने के बारे में। वह छोटी लड़की डरी हुई एक कोने में दुबकी अपने पापा के घर आने का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से लिन लुओ की आवाज आई, शिन्यू, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारे पापा हु जिनमिंग का दोस्त हूँ। लिन लुओ की आवाज सुनते ही शिन्यू ने तुरंत उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जल्द ही दोनों की जान पहचान हो गई और छोटी शिन्यू खुशी खुशी लिन लुओ का लाया हुआ खाना खाने लगी। एक पल सोचने के बाद लिन लुओ बोला, तुम्हारे पापा हैंग शहर की रक्षा कर रहे हैं और अभी वापस नहीं आ सकते। उन्होंने मुझसे इस दौरान तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। शिन्यू की आंखों में प्रशंसा भरी थी। मैं जानती थी कि मेरे पापा बहुत शक्तिशाली हैं। लिन लुओ उसकी ओर मुड़ा और अपना पहले का संदेह जाहिर किया। शिन्यू, तुमने मेरे लिए सीधे दरवाजा खोल दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं कोई धोखेबाज हूँ? छोटी शिन्यू ने मासूमियत से कहा। मेरी प्रतिभा भावनात्मक प्रेरण है। मैं महसूस कर सकती थी कि लिन लुओ भैया के मन में सिर्फ नेक इरादे हैं, इसलिए शिन्यू को यकीन है कि लिन लुओ भैया सच में मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर लिन लुओ थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिन्यू और उसके पिता हु जिनमिंग में एक जैसी भावनात्मक प्रतिभाएं जागृत होंगी। कुछ देर और रुकने के बाद लिन लुओ ने छोटी शिन्यू को याद दिलाया कि अजनबियों के लिए दरवाजा न खोले और फिर वहां से चला गया। लिन लुओ ने फैसला किया कि कोहरा छंटते ही वह शिन्यू को वेन यू के घर भेज देगा और उसकी मां, जो अब रिटायर हो चुकी हैं, शायद इस अनाथ लड़की को गोद लेने के लिए तैयार हो जाएं। इस उथल पुथल भरी दुनिया में हु जिनमिंग जैसे लोग
जो खुद पर काबू नहीं रख पाते आम बात हैं। पारंपरिक नियम अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। लिन लो के लिए केवल मजबूत बनकर ही वह उन लोगों की रक्षा कर सकता है जिनकी वह करना चाहता है और अपनी किस्मत का मालिक बन सकता है। भले ही उसके हाथ खून से सन जाएं, वह कभी हार नहीं मानेगा। लिन लुओ के दिल में आवाज धीरे धीरे झिझक से दृढ़ संकल्प में बदल गई। मैं लिन लुओ न तो न्याय का दंड देने वाला हूं और न ही कोई अत्याचारी तानाशाह। मैं नियमों का निर्माता बनना चाहता हूं। हैंग शहर में हिडन स्पिरिट्स टेम्पल के प्रवेश द्वार पर 5 आकृतियां धीरे धीरे पहुंची। यह यू ताइजा और अन्य लोग थे। उसने अपना संदेह व्यक्त किया, यह यहाँ क्यों नहीं है? मेरी पिछली जिंदगी की याददाश्त के अनुसार वर्महोल के रक्षक को यहीं दिखना चाहिए, ल्यू ने अचानक बगल से कहा। मुझे लगता है कि वर्महोल के रक्षक को खोजने से पहले हमारी 5 लोगों की टीम को एक लीडर की जरूरत है। तुम क्या सोचते हो? यू ताइजा का चेहरा भावहीन था। उसने बस बेपरवाही से पूछा, लगता है मास्टर ल्यू लीडर बनना चाहते हैं। ल्यू की नजरें यू ताइजा पर टिकी थीं। हम शायद हैंग शहर के सबसे शक्तिशाली अवेकंड हैं। लीडर के पद के लिए मेरे अलावा और कौन है? मैं बाकी तीनों को अकेले हरा सकता हूं। बस तुम्हें ही मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यू ताइजा ने उदासीनता से कहा। हालांकि हम हैंग शहर में सबसे प्रतिभाशाली समूह हैं, लेकिन डार्क एम्परर को एक बड़ी बढ़त मिली हुई है। हो सकता है कि वह इस समय हमसे कमजोर न हो। हमें लेवल अप करने के लिए मेरे पिछले जीवन की यादों की जरूरत है। यह सबके लिए बेहतर है कि हम आपस में न लड़े। लू यू ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम उस डार्क एम्परर को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पिछले जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था? हम दोनों के पास एसएसएस क्लास टैलेंट हैं, वह हमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? जब तुम इस डार्क एम्परर से इतना ही डरते हो, अगर मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूं, उसकी शक्ति वापस ले लूं, तो क्या यह साबित नहीं हो जाएगा कि मैं तुमसे ज्यादा लीडर बनने के लायक हूं? ताइजी ने लियू का पहुंचता हुआ हाथ हटाया और उदासीनता से कहा, डार्क एम्परर ने मेरी शक्ति छीन ली थी और मैं उसे जल्द या बाद में वापस ले लूंगा, तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना। लियू ने मन ही मन कुटिलता से सोचा, क्या डार्क एम्परर को मारने से मुझे उचिहा की शक्ति मिल जाएगी? कम से कम मैं उसे सफलतापूर्वक अपनी ताकत हासिल नहीं करने दे सकता। एक बार जब वह अपने पूर्ण रूप में वापस आ गया, तो नियंत्रण हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। उचिहा ने लियू पर और ध्यान नहीं दिया और टीम के पीछे खड़े युवक की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम आसपास वर्महोल गार्डियन का कोई निशान महसूस कर सकते हो? उस युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल में 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ उसकी नजर में था। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से कहा, 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे मजबूत जीव एक लेवल 7 का विशाल पिंसर मैंटिस है। उताया कुछ नाराज हो गया और बोला, ऐसा लगता है कि शुरुआती माउस लेवल आपदा ने डायमेंशनल वर्महोल की स्थिति में बदलाव कर दिया है, जिससे यह मेरे पिछले जीवन से अलग हो गया है। इस बीच लिन लो हैंग सिटी प्रशासनिक केंद्र में वापस आ गया। उसका लक्ष्य वर्महोल गार्डियन था, जिसे उसने पहले गलती से खोज लिया था। लिन लू ने पहाड़ जैसे विशालकाय राक्षस को देखा और बड़ी मुश्किल से थूक निगला। यह वर्महोल गार्डियन बहुत बड़ा है, शायद इसके पैर का एक बाल भी मेरी जांघ से मोटा होगा। जैसे ही लिन लू पास पहुंचा, वॉइड किंग इंसेक्ट का एट्रीब्यूट पैनल डॉट उसके सामने आ गया। यह कीड़ा, जो स्पष्ट रूप से केवल एक लेवल 34 का डी क्लास प्राणी था, के लाइफ पॉइंट्स लेवल 35 वाले डॉट बदसूरत मॉन्स्टर लीडर से 10 गुना ज्यादा थे
और उसके दोनों स्किल मिनियन बुलाने के बारे में थे। कीड़ों के झुंड की एक क्रूर रणनीति। कोई आश्चर्य नहीं कि हैंग सिटी को पिछले जीवन में इसे मारने के लिए एक बड़ी सेना और मिसाइलों को तैनात करना पड़ा था। लेकिन इसकी समनिंग क्षमता के अलावा यह उतना शक्तिशाली नहीं लगता जितना दिखता है। और इतने ऊंचे एट्रीब्यूट वैल्यूज डार्क एम्परर के बलपूर्वक कब्जा के लिए एकदम सही लक्ष्य हैं। यह सोचते हुए लिन लुओ ने तुरंत अपने 2 सब्स्टिट्यूट को बुलाया। बिना एक शब्द कहे वे उस पर टूट पड़े। डार्क एम्परर ने सीधे अपने एक्सक्लूसिव स्किल बलपूर्वक कब्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आम तौर पर अजेय रहने वाला बलपूर्वक कब्जा इस बार विफल हो गया। लिन लुओ थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्महोल गार्डियन इतना लचीला होगा। उसी क्षण उसके सामने की विशाल आकृति डॉट ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। अगले ही सेकंड कोहरे में कीड़ों के झुंड की लगातार चुभने वाली आवाज गूंज उठी। कीड़ों की एक घनी सेना ने जल्दी से लिन लुओ को घेर लिया। हालांकि वे निम्न स्तर के जीव थे, झुंड से घिर जाने पर डॉट लिन लुओ के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन जीवों की भारी संख्या का मतलब भारी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी था, जिसे वह आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। लिन लुओ ने तुरंत डार्क एम्परर और लेडी कगाया को आदेश दिया डॉट कि वे वॉइड किंग इंसेक्ट को छोड़कर कीड़ों के झुंड पर हमला करें। लेडी कगाया बड़ी शान से झुंड के बीच से गुजरी और इन घिनौने जीवों की जान बड़ी नजाकत से ले रही थी, जबकि डार्क एम्परर के मुक्कों से धमाके हो रहे थे, जिससे निम्नस्तर के कीड़े डॉट खून और अवशेषों की धुंध में बदल रहे थे। लेकिन झुंड बहुत बड़ा था और जैसे ही वे एक समूह को मारते, दूसरा उन्हें घेर लेता। यहां तक कि लिन लुओ खुद भी जल्दी ही झुंड से घिर गया। दर्जनों तेज तलवार की आभाएं चारों ओर फैल गईं, जो तेजी से कीड़ों की जान ले रही थीं। एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने की आवाजें लगातार आ रही थीं। उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर बादलों को चीरता हुआ आया, जिसमें यामुशी रिपोर्टिंग कर रही थी। कैमरामैन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने बादलों के समुद्र में एक जगह की ओर इशारा किया। यामुशी ने जल्दी से उधर देखा। देवियों और सज्जनों, हम देख सकते हैं कि बादलों के समुद्र से एक विशालकाय जीव निकल रहा है और ऐसा लगता है कि कोई उसकी पीठ पर उससे लड़ रहा है, अपने करियर में पहली बार। याओ मुशी ने कैमरे पर अपना संयम खो दिया और जोर से चिल्लाई, यह अविश्वसनीय है। हालांकि दुनिया ग्लोबल अवेकनिंग के युग में प्रवेश कर चुकी है, ज्यादातर लोग उच्च स्तर के नहीं हैं। कोई कैसे डॉट इतने बड़े पहाड़ी जैसे जीव से लड़ सकता है? चलो करीब चलते हैं। हमें इस नायक की वीरता की छवि को कैद करना ही होगा और हैंग सिटी और पूरी दुनिया को उसकी बहादुरी दिखानी होगी। इस विशालकाय जीव की पीठ पर खड़े थे डॉट, लिन लुओ और 2 अन्य। कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे डार्क एम्परर डॉट और लेडी कगाया की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। लिन लुओ ने तुरंत एक दैवीय क्रिस्टल का टुकड़ा कुचल दिया डॉट, ताकि उनकी ऊर्जा बहाल हो सके। फिर उसने दोनों सब्स्टिट्यूट को बिना रुके कीड़ों का नरसंहार जारी रखने का आदेश दिया। वह खुद भी लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन तेज तलवार की आभा बहुत ज्यादा माना की खपत कर रही थी, जिससे उसे बड़ी संख्या में माना पोषण खरीदने पड़े डॉट गेम इंटरफेस के माध्यम से, ताकि तेजी से घटते माना की भरपाई हो सके। हालांकि इस तरह लड़ते रहना किफायती नहीं था। तभी उसे अपने कान में लेवल अप होने की आवाज सुनाई दी। लिन लुओ का दिमाग तेज हो गया।
और उसने खुशी खुशी लेवल अप से मिले सभी 8 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को फुर्ती में और सभी 4 स्किल पॉइंट्स को ऑल स्वॉर्ड्स में लगा दिया। अपग्रेड के बाद ऑल स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन अपने आप 7 तेज तलवारें बना सकता था, ऑरास प्रति सेकंड पैदा कर सकता था और छोड़ी गई तलवार ऑरास को बिना किसी नुकसान के वापस बुला सकता था, जिससे लेवल 24 के बाद माना की खपत काफी कम हो गई थी। इंस्टेंस से बाहर वह जितनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था वह भी 67% तक पहुंच गई थी, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। लिन लुओ जानता था कि अब वॉइड किंग इंसेक्ट के साथ एक निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि हैंग सिटी पर किसका राज है। दोनों सब्स्टिट्यूट्स ने रास्ता बनाया, लिन लुओ को मजबूती से अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए, और तीनों ने वॉइड के पीछे से हमला किया। किंग इंसेक्ट के सिर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने रास्ते में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। लिन लुओ की दहाड़ के साथ डार्क एम्परर और लेडी कागुया ने सीधे वॉइड किंग इंसेक्ट पर हमला किया, जबकि उसने खुद दोनों सब्स्टिट्यूट्स के लिए रास्ता साफ करने के लिए स्विफ्ट स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल किया। लिन लुओ ने इच्छाओं के स्वामी को बुलाया, यह इच्छा करते हुए कि कोई भी कीड़ा उसके 1 मीटर के दायरे में न आ सके। फिर उसने अचानक एक क्लास ए का रैगिंग क्रिस्टल निकाला और उसे ग्रीन डीमन पर इस्तेमाल किया। एक क्लास ए का रैगिंग क्रिस्टल, जिसकी कीमत अब गेम मार्केट में 30 लाख थी। यह एक सब्स्टिट्यूट की क्षमताओं को 2 मिनट के लिए 30% तक बढ़ा देता है। उसकी पीठ से दर्जनों हरे टेंटेकल्स फूट पड़े, जो आसपास के कीड़ों को मारने के लिए स्विफ्ट स्वॉर्ड ऑरा के साथ मिल गए। कुछ समय के लिए उसने अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को रोक रखा था, जिससे डार्क एम्परर और लेडी कागुया दोनों सब्स्टिट्यूट्स के लिए एक परफेक्ट आउटपुट माहौल बन गया। उन्होंने पागलों की तरह वॉइड किंग इंसेक्ट के सिर पर हमला किया। अचानक वॉइड किंग इंसेक्ट का विशाल शरीर कांपने लगा, जिससे लड़खड़ाता हुआ लिन लुओ लगभग गिर ही गया था। उस पल वॉइड किंग इंसेक्ट के लाइफ पॉइंट्स 30% तक गिर गए थे और उसने बिना झिझक के अपनी जन्मजात स्किल किंग इंसेक्ट रोर का इस्तेमाल किया। एक अदृश्य ध्वनि की लहर 10 किलोमीटर के दायरे में तेजी से फैल गई, जिससे आराम कर रहे और खा रहे दोनों तरह के कीड़े रुक गए और अपने राजा की ओर मुड़ गए। यह देखकर लिन लुओ का चेहरा बदल गया। उसने डार्क एम्परर और लेडी कागुया को किंग इंसेक्ट पर हमला जारी रखने का आदेश दिया, उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया, जबकि वह खुद बिना झिझक के पहले से कई गुना बड़े कीड़ों के समुद्र में कूद गया। उस पल आसमान में हेलीकॉप्टर अभी भी चक्कर लगा रहा था। याओ मुशी की आवाज भर्रा गई जब उसने रिपोर्ट किया, देवियों और सज्जनों, पूरे शहर के लिए इस संकट की घड़ी में हमारे लोगों ने हार नहीं मानी है। उस मॉन्स्टर की पीठ पर देखिए, कोई उन जीवों से खूनी लड़ाई लड़ रहा है। याओ मुशी ने खुद से कसम खाई कि वह इन नायकों की पूरी वीर गाथा वापस लाएगी। वह चाहती है कि हर कोई जाने कि उनके सबसे हताश और अंधेरे पलों में उनके लिए कौन बेतहाशा लड़ रहा था। ऐसे नायकों को सभी लोगों द्वारा याद रखा जाना चाहिए। इस समय लिन लुओ लड़ाई में पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। उसके पास यह देखने का भी समय नहीं था कि वॉइड किंग इंसेक्ट की कितनी जान बची है। उसे महसूस हुआ कि उसके हमले धीमे हो रहे हैं और उसके विचार सुस्त हो रहे थे। उसने सब कुछ हिसाब में लिया था, लेकिन एक चीज भूल गया था, उसकी शारीरिक शक्ति सीमित थी। तभी इच्छाओं का स्वामी बिना बुलाए प्रकट हुआ, धीरे से मंत्र पढ़ते हुए, मुझे मेरे महान स्वामी की स्थिति को पूरी तरह से बहाल करने दो। तुरंत इच्छाओं की किताब के पन्ने पलटते ही कुछ हद तक धीमे सोच रहे लिन लुओ को आखिरकार होश आ गया। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया,
एक बार फिर धन्यवाद, इच्छाओं के स्वामी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महान स्वामी, आपकी चिंताओं को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं अब विदा लेता हूं। मैं आपको युद्ध में महान सफलता की कामना करता हूं। इस पल लिन लो असाधारण रूप से ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वॉइड किंग इंसेक्ट। चलो जारी रखते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। लिन लुओ ने ऊंची छलांग लगाई, अपनी तलवार कीड़े के सिर की ओर घुमाते हुए। उसकी पीठ से तुरंत दर्जनों हरे टेंटेकल्स निकले, जो किंग इंसेक्ट के शरीर में बेरहमी से घुस गए। स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन की एक्सक्लूसिव स्किल ऑल स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया था। एक जोरदार दहाड़ के साथ वॉइड किंग इंसेक्ट दर्द से चीखा। उसकी आखिरी बची हुई हेल्थ भी उसी पल खत्म हो गई और उसका विशाल शरीर अनिच्छा से जमीन पर गिर गया। वॉइड किंग इंसेक्ट ने एक कानफाड़ू, धरती हिला देने वाली चीख निकाली, जिससे हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी को अपने कान ढकने पर मजबूर होना पड़ा। लिन लुओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वॉइड किंग इंसेक्ट की गर्दन पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटा हुआ वॉइड किंग इंसेक्ट बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी दुनिया में लगातार 6 घोषणाओं की सूचनाएं सभी के कानों में गूंजीं। खिलाड़ी डार्क एम्परर को बधाई, जो दुनिया भर में वर्महोल गार्डियन को मारने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इनाम 1 डेस्टिनी व्हील के लिए 10 स्पिन लॉटरी टिकट। इनाम 2 10 फेट क्रिस्टल्स। वैश्विक घोषणा सुनकर याओ मुशी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने कीड़े के सिर पर खड़े लिन लुओ को देखा। दुनिया में पहला। क्या वह नौजवान डार्क एम्परर हो सकता है? फिर उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अविश्वसनीय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह महान हस्ती, जिसने कई वैश्विक उपलब्धियां हासिल की हैं, वह हमारे हैंग सिटी से होगी। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, लिन लुओ के ऊपर मंडरा रहा था। लिन लुओ का युवा चेहरा देखकर याओ मुशी शर्मा गई, यह सोचते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान डार्क एम्परर इतना युवा होगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस महान नायक का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। इस समय लिन लुओ ने भी अपने कान में सूचनाओं की एक श्रृंखला सुनी। बधाई हो खिलाड़ी, आपको 43.2 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो। वर्महोल के रक्षक वॉइड किंग इंसेक्ट को सफलतापूर्वक मारने पर बधाई। किस्मत के पहिए पर लगातार 10 स्पिन जीतने पर बधाई और 10 किस्मत के क्रिस्टल भी। लेवल 27 पर पहुंचने की बधाई। किस्मत के क्रिस्टल उपकरणों को बनाने की सफलता दर को 50% तक बढ़ा सकते हैं। उपकरण बनाने के लिए एक बेहतरीन चीज 10 किस्मत के क्रिस्टल का मतलब है 5 बार उपकरण बनाने में 100% सफलता दर। वॉइड किंग इंसेक्ट की मौत के साथ सभी कीड़े अचानक घबरा गए। अब वे हवा में दुश्मनों पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि बिखर गए और घने कोहरे में गायब हो गए। वॉइड किंग इंसेक्ट के साथ लड़ाई के बाद गॉड गिवन क्रिस्टल के बहुत ज्यादा टुकड़े नहीं बचे थे, जिन्हें तुरंत फिर से भरने की जरूरत थी। पवित्र जंगल अब तक रिफ्रेश हो गया होगा। लिन लुओ ने दोपहर में जल्दी से जाकर कुछ और जमा करने की योजना बनाई। लिन लुओ कुछ सब्स्टिट्यूट्स के एक ग्रुप को लेकर कोहरे से ढकी सड़कों पर आराम से चल रहा था। उसने यूं ही एक ऑडी A4 चुनी और आदेश दिया, मास्टर ऑफ विशेष, कार का दरवाजा खोलो। पहले मुझे मार्शल आर्ट्स प्लाजा ले चलो और फिर जी वेन की लोकेशन का पता लगाओ। इस बीच हैंग शहर के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री में कैमरों वाले कई नौजवान वासना भरी मुस्कान के साथ एक लड़की की फिल्म बना रहे थे। जी वेन नाम की वह लड़की हैंग शहर में भटक रही थी।
जब से 1 साल पहले आर देश तबाह हुआ था, अब उसे कुछ अमीर बाप की बिगड़ी औलादों ने इस फैक्ट्री में फंसा लिया था। एक टीवी शो की शूटिंग के बहाने उन रईसजादों में से एक ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, हम जो टीवी शो बना रहे हैं वह ठीक वैसा ही है जिसमें तुम माहिर हो। तुम एक मशहूर एक्ट्रेस हो और तुम्हारे साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लोगों ने जी वेनिंग के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। जी वेनिंग रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कसकर उसकी छाती को बचा रहे थे। फिल्में और टीवी शो बनाना हमेशा से उसका सपना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये हश्र होगा इन रईसजादों और उसके एजेंट के हाथों। इन अमीरजादों ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह यह थी कि उनके पीछे काले पंखों और सींगों वाली एक आकृति, आकर्षक सक्यूबस क्वीन धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। करीब 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद ग्रुप एक फैक्ट्री में पहुंचा। लिन लुओ ने फैक्ट्री के बंद लोहे के गेट को शक से देखा। एक औरत ऐसी सुनसान फैक्ट्री में क्यों होगी? लेडी कागाया ने एक ही वार में ताले की जंजीर काट दी और फिर डार्क एम्परर ने धीरे धीरे भारी लोहे के दरवाजे खोले। उन्होंने जो देखा वह कोई वीरान फैक्ट्री नहीं बल्कि एक बदला हुआ बार था। लिन लुओ की नजर यूं ही घूमी और उसने देखा कि कई आदमी जमीन पर बेतरतीब पड़े हैं, बेजान, लेकिन उनके चेहरों पर गंदी मुस्कान थी। लिन लुओ को अचानक अपने दिल में संकट की भावना महसूस हुई। उसने जल्दी से धीमी आवाज में कहा, मेरी इच्छा है कि अगले 30 सेकंड तक मुझे किसी भी नुकसान से बचाया जाए। उसके बोलने के ठीक बाद उसने गुलाबी ऊर्जा की एक लहर अपनी ओर आते हुए महसूस की। अगले ही पल उसने होश खो दिया और पीछे की ओर गिर गया। लेडी कागाया ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और जोर से पुकारा, मालिक, आपको क्या हुआ है? उसी पल दूर एक आकृति दिखाई दी जिसके साथ कई आकर्षक और मोहक हंसी की आवाजें आ रही थीं। यह देखकर मास्टर ऑफ विशेज ने तुरंत डार्क एम्परर को रुककर लिन लुओ की रक्षा करने का आदेश दिया, जबकि वह और लेडी कागाया मुसीबत खड़ी करने वाले को पकड़ने के लिए धुंध में दौड़ पड़े। इस बीच सूट पहने लिन लुओ एक कमरे में प्रकट हुआ। कमरा गुलाबी था और उसकी और वेन युसी की एक शादी की तस्वीर कैबिनेट पर रखी थी। लिन लुओ ने हैरानी से कहा, क्या मेरी शादी बहन वन से हो चुकी है? जब लिन लुओ उलझन में सोच रहा था, दरवाजे पर दो जानी पहचानी आवाजें गूंजीं। वेन युसी और लेडी कागाया आकर्षक गाउन पहने अंदर आईं। उनके हाव भाव सामान्य से कुछ अलग थे। उनके चेहरों पर शर्माहट के साथ एक खिलवाड़ भरा अंदाज था, जैसे पके हुए फल तोड़ने के लिए तैयार हों। यह कामुक दृश्य देखकर लिन लुओ के मुंह से तुरंत खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने अपने भीतर भावनाओं का एक बेकाबू उछाल महसूस किया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह के कपड़ों में? जब लिन लुओ थोड़ा हैरान था, युसी और लेडी कागाया पहले ही एक मोहक खुशबू के साथ उसके पास आकर सट चुकी थीं। उनके हाथ धीरे धीरे उसे सहला रहे थे। वापस फैक्ट्री में सक्यूबस क्वीन लेडी कागाया के एक वार से बाल बाल बची, पसीने से लथपथ। वह लिन लुओ से 20 मीटर दूर एक जगह पर पीछे हट गई। वह लगभग इस जवान लड़की लेडी कागाया के हाथों मारी गई थी और मास्टर ऑफ विशेज उसे ठंडक से देख रहे थे। लेडी कागाया ने बर्फीले चेहरे से धमकी दी, जल्दी से मेरे मालिक पर से अपना नियंत्रण हटाओ, नहीं तो अगला वार तुम्हारी जान ले लेगा। फिर वह मास्टर ऑफ विशेज की ओर मुड़ी और पूछा, मालिक ने तो पहले ही कोई नुकसान न होने की इच्छा की थी, तो वह अब बेहोश क्यों है? मास्टर ऑफ विशेज भी हैरान था
उसने अपने हाथ में इच्छाओं की किताब के पन्ने पलटे। अजीब बात है, इच्छा तो पूरी हो चुकी है, फिर मालिक पर हमला कैसे हुआ? सक्यूबस क्वीन ने अपने होठों पर हाथ रखा और धीरे से हंसी, क्योंकि तुम्हारे मेजबान पर किसी ने हमला नहीं किया है। मैं तो असल में उसकी मदद कर रही हूँ। तुम्हारा मालिक इस समय एक सपना जी रहा है जो सच हो गया है, एक आनंदमयी दुनिया में मजे कर रहा है, जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं जाता।